हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पार्ट 4 रीबर्थ, बॉस की अजीब पत्नी। चैप्टर 31 परिवार का रिएक्शन। दिल्ली शहर, सक्सेना परिवार की पुश्तैनी हवेली। एक सुंदर से आलीशान से दिखने वाले, बिल्कुल राजस्थानी अंदाज में बने इस महल जैसे देखने वाले विला के सामने एक बड़ा ही सुंदर और वेल ऑर्गेनाइज गार्डन रहता है। गार्डन के अंदर कई तरह के डिफरेंट स्टाइल के फूल होते हैं। कहते हैं अलग अलग फूलों की खुशबू इंसान पर अलग अलग असर छोड़ती है। जैस्मिन लवेंडर जहां इंसान को सोने में मदद करता है, शांति पहुंचना है, वहीं दूसरी तरफ नीलगिरी की खुशबू इंसान को एक अलग ही ठंडा हो जाती है। इस समय इन्हीं दोनों के बीच में अपने टेबल और चेयर पर आराम से चाय पी रहे थे। जब से उन्हें हाई ब्लड प्रेशर हुआ था और हार्ट की समस्या हुई थी, तब से डॉक्टर ने उन्हें अपना गुस्सा शांत करने और ज्यादा इमोशनल ना होने की सलाह दी थी। अरे, फ्लोरल थेरेपी इस्तेमाल करने के बारे में बताया था। चाय पीते पीते अपने सामने रखे पेपर स्टैंड को देखते हैं, जिनमें कई सारे लेटर्स और न्यूज़पेपर होते हैं। शेखर जी अपना हाथ आगे बढ़कर सबसे आगे में रखा लेटर उठाते हैं। जब उसे पर अपने पोते का नाम देखते हैं, तब उनके चेहरे पर गहरी मुस्कान आ जाती है। लेटर को आहिस्ता से खोलकर वह एक हाथ में पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से चाय पी रहे थे, लेकिन फिर लेटर में वह कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं जिससे उनके गार्डन में चाय अटक जाती है और वह खांसने लगते हैं। उनके जोर जोर की खांसने की आवाज सुनकर के पास में ही मौजूद एक माली, जो कि समय फूलों की सिंचाई कर रहा होता है, जाकर उन्हें एक गिलास पानी थमा देता है। जल्दी से पानी पीने के बाद वह खुद को शांत करते हैं और फिर उससे माली की तरफ देखकर जोर से चलते हैं और कहते हैं, जाओ जल्दी जाओ, जाकर रमेश को बुलाओ। उनकी आवाज से पहले तो वह माली डर जाता है, लेकिन कुछ जल्दी से भाग के अंदर जाकर रमेश को बुलाता है। रमेश भी मन की बात संगत भागा भागा गार्डन में आता है। वैसे तो यकीन ही नहीं होता कि अचानक से शेखर जी को कुछ होगा, क्योंकि वह तो अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखे, लेकिन फिर भी रमेश कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए जल्दी जल्दी भाग के तुरंत गार्डन में पहुंचे गए। लेकिन वहां पर थोड़े से हड़बड़ाते हुए एक्सप्रेशन वाले शेखर जी और एक लेटर उनके हाथ में मौजूद था। इन सब चीजों के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे समझ नहीं आया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, जी तुरंत उसे लेटर को उसे थमाते हुए कहते हैं, देखो जरा ठीक से देखा, मैंने जो पढ़ा है वह तुम भी पढ़ पाए या फिर इसमें कुछ और लिखा है। उनकी बात सुनकर रमेश इस लेटर को पढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे उसे करने लगता है उसकी आंखें फैलकर चौड़ी हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता है छोटे राक्षस ने शादी कर ली और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट भी है। वह कितने ज्यादा घबरा जाता है, लेटर छोड़कर जमीन पर गिर जाता है। उसकी ऐसी हरकत देखकर शेखर जैसी तुरंत डांटते हो कहते हैं, अरे चिट्ठी उठाओ, मैं अभी अपने पोता बहू के बारे में ठीक से पढ़ा नहीं है। उनकी बात को सुनकर रमेश हड़बड़ा का लेटर उठना है, लेकिन जैसे कि उसे थोड़ा याद आता है कि आज क्या होने वाला है, वह थोड़ा झिझकते हुए पूछता है, तो फिर आज के खाने पर जिन लोगों से मिलना था उनका। शेखर जी तुरंत मना कर देते हैं और कहते हैं, नहीं मिला, किसी से नहीं मिलना, बोल दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुरंत जाओ जल्दी से शंकर को फोन करो। सक्सेना परिवार की सबसे बड़ी तकलीफ इस समय कुछ था तो होती उनके सबसे छोटे बेटे अभिमन्यु की शादी। 25 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन जनाब को अभी भी शादी और लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब भी उससे कहो बातें डाल दिया करता था। अपनी आधी जिंदगी तो वैसे ही इसके आर्मी के बीच टाइम पर बात ली थी, आप क्या उसके रिटायरमेंट तक का वेट करना था शादी करने के लिए। इसीलिए घर के बड़ों ने मिलकर फैसला लिया कि वह लोग अभी किसी अच्छी लड़की को देखकर उसे कसकर लेंगे और उसी के साथ अभिमन्यु का वेडिंग सर्टिफिकेट बनवा देंगे। फिर जब अभी वाले को टाइम मिलेगा तब शादी रखवा दिया जाएगा। वैसे भी कानूनी शादी से बढ़कर कोई शादी होती है भला। और वैसे भी अगर एक बार किसी तरह से यह प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर बोलो जबरदस्ती शादी करवा देंगे समाज के सामने, और वह ना भी नहीं बोल पाएगा। इसी प्लान के तहत अभिमन्यु के माता पिता और दादरी तीनों अपनी अपने लिस्ट की लड़कियां लेकर बैठ गए थे, और फिर अभिमन्यु के माँ ने सारी लड़कियों को रिजेक्ट करके अपनी पसंद की एक लड़की को छोड़ा और आज इस और उसके मम्मी पापा को खाने पर बुलाकर सारी चीजें फाइनल करने वाली थी। लेकिन क्योंकि आप जब अभी मम्मी ने शादी पहले ही कर लिया तो फिर इस रिश्ते की जरूरत है। इतना सुनकर रमेश तुरंत फोन करने के लिए मैनन हॉल में जाता है, लेकिन फिर उसके पीछे से किसी की चलने की आवाज आती है और एक कड़क आवाज के कानों में सुनाई देती है, रहने दो, तुम फोन करो और जो सच है बता दो। उनकी बात सुनकर एक मिनट के लिए तो रमेश कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर दादाजी की गहरी आंख को देखकर उसे पता चलता है कि आखिर शेखर जी ऐसा क्यों करना चाहते हैं। उनकी नई बहू के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा उनकी पुरानी बहू यानी कि अभिमन्यु की मां है, और आज जो लड़की मिलने आने वाली थी उसे चुनने के लिए उन्होंने पूरा 6 महीना लगाया था। ये लड़की अभिमन्यु की मां को बड़ी पसंद थी, इसलिए अगर अभी से ही सब कुछ क्लियर नहीं किया गया तो कहीं आगे चलकर अभिमन्यु की मां कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। इस समय वैसे भी बोल कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि बात अब तो सक्सेना खानदान के पहले वारिस पर आ गई थी। किसी भी कंडीशन में कोई भी कोताही बरतना उन्हें गवारा नहीं था।
दूसरी तरफ एक छोटे से नॉर्मल साइज की यूरोपियन शैली बनाकर अंदर इस समय एक 40 साल की औरत एक लड़की का हाथ पकड़े सोफे पर बैठी हुई उसे को समझ रही थी। उसे औरत ने लाइट ब्लू कलर की बड़ी सुंदर सी साड़ी पहन रखी थी, उसके बाल बड़े लंबे लंबे थे, कमर तक आते थे और उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो तीन बच्चों की माँ है। चलने से दो की तो शादी हो गई है और तीसरे की हो गई है, लेकिन उसे पता नहीं है और वह फिर से करवाने वाली है। वह औरत अपने सामने खड़ी लड़की को बड़े ही ध्यान से देख रही थी और जितना देख रही थी उतनी ही उसे खुशी मिल रही थी। चंचल जी इस समय अपने छोटे बेटे के लिए बहुत परेशान थे, जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी करवा देना चाहते थे, लेकिन उन्हें इतना चलने के बाद भी कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। आखिरकार बड़ी ही देर तक ढूंढने के बाद उन्हें जानवी मिली, जिसे उन्होंने पहली नजर में ही पसंद कर लिया। बस और यह सारी खूबियां उन्हें जानवी में दिख गई थी। अब बस उनके ससुर जी को भी ये लड़की पसंद आ जाए, फिर तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतर जाएगा। चंचल जी जानवी का हाथ पकड़कर उसे बाहर चलने का इशारा करते हुए कहते हैं, बेटा तुम टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, मैं और तुम्हारे अंदर सब देख लेंगे। वैसे भी पापा जी बस देखने में थोड़ा सा गुस्सा है, दिल की बहुत अच्छे हैं और लोगों को पहचानने की खूबी भी उनके अंदर बहुत अच्छी है। जिस तरह से मुझे तुम पहले ही नजर में पसंद आ गई ना, उन्हें भी आ जाओगी। इस पर जानवी हल्का सा मुस्कुराया कर उनसे कहती है, आंटी टेंशन मत लीजिए, मेरे घर में मेरे दादाजी भी ऐसे ही है, बिल्कुल ऊपर से सकते हैं पर अंदर से बहुत नर्म है, मैं सबको संभाल लूंगी। उसकी बात सुनकर चंचल जी की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो जाती है और वह सोचने लगती है, आखिरकार मैं अपनी एक बेटे की शादी तो अपने मन से करा ही पाऊंगी, वरना ना तो मेरी बेटी ने सुनी और ना ही मेरे बड़े बेटे ने सुनी मेरी। आज देखो इतना मना करने पर भी उस लड़की से शादी कर ली, वो भी तब जब वह लड़की उसकी पहली पसंद भी नहीं थी और ना ही वह उससे प्यार करता था। सिर्फ एक बार जान बचाने के लिए अपने पूरी जिंदगी इस बोझ को लिए धोना पड़ेगा उसे। लेकिन मन्नू के साथ में ऐसा नहीं होने दूंगी, उसकी शादी में जानवी जैसी समझदार और संस्कारी लड़की से ही करवाऊंगी। बाप रे बाप, ईशा तुम्हारे साथ बड़ी खड़ूस है, आने वाला जीवन बड़ा मुश्किल बड़ा होने वाला है। चंचल जी के सामने सामने थोड़ी दूरी पर खड़े होकर शंकर जी इंतजार कर रहे थे। उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि उनके बच्चे किससे शादी कर रहे हैं किस नहीं, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए, घर परिवार को किस तरह से जोड़े रखना इतना आना चाहिए बस। अभी वह सब लोग बाहर जाने वाले थे कि तभी हाल में रखा फोन बजने लगता है। चंचल जी जानवी को इंतजार करने का बोल करके आकर फोन उठाती है। फोन उठाते समय उनके चेहरे पर जो मुस्कान रहती थी वह धीरे धीरे गायब हो जाती है। अब तक उनका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका होता है। अब वह गुस्से से था या चिंता से था किसी को नहीं पता। शंकर जी अपनी बीवी में बदले बदलावों को देख करके तुरंत आकर फोन पढ़ते हुए कहते हैं, क्या हुआ, कहीं पापा को कुछ उद्धरण चिन्ह। इतना बोल करके वह फोन का स्पीकर ऑन कर देते हैं ताकि उन्हें भी सुनाई दे। वैसे भी जब से उनके पापा को डॉक्टर ने खास ध्यान रखने के लिए कहा था तब से वह हमेशा चिंता में रहते थे। दूसरी तरफ से रमेश एक गहरी सांस लेता है, फिर एक साथ सारी बातें बताना शुरू कर देता है। छोटे मालिक, आपके बेटे अभिमन्यु सर ने एक शादी कर ली है और उनकी पत्नी गर्भवती है और जब बच्चा पैदा होगा तब उनके सेलिब्रेशन में उन्हें बुला लिया जाएगा। क्या बोल रहे हो, मेरे की भतीजे ने शादी कर ली? उनके घर में उनके भाई के दो बेटे पहले से ही और वह दोनों अभिमन्यु से बड़े हैं, एक की सगाई हो चुकी है और दूसरे की पक्की होने वाली है। इसीलिए शंकर जी को लगा कि वह भतीजे हैं जिन्होंने शादी की है, उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उनकी बात सुनकर रमेश अपना सर पीटते हुए कहता है, भतीजा नहीं भाई, आपका बेटा अभिमन्यु, उसने शादी कर ली, उसने अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट भी कर दिया, जल्दी आपका छोटा सा पोता आपके पास आने वाला है। उसकी बात सुनकर दोनों ही साइड सन्नाटा हो जाता है। एक जगह तो बम गिरता है इसलिए सन्नाटा होता है, दूसरी जगह शेखर जी रमेश के सर पर एक थपकी मारते हुए कहते हैं, क्या क्या बोले जा रहा है। इस पर रमेश रोनी सूरत बनाकर कहते हैं, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है। उसकी बातों पर अपनी आंखें घुमाकर उसके हाथों से फोन लेकर के शेखर जी शंकर से कहते हैं, सुना तूने उसने क्या कहा? शंकर जी अपनी आंख को तिरछा कर करके थोड़ी दूरी पर खड़ी बिल्कुल सफेद पड़ चुके चेहरे वाली जानवी को देखते हैं, फिर ठीक अपना सिर घूमकर उनके बगल में खड़ी गुस्से से काले पड़ चुके चेहरे वाली अपनी पत्नी को देखते हैं और एक गहरी सांस लेकर सोचते हैं, अभी इन दोनों को कौन संभालेगा। जानवी अपने दांत पीसते हुए बड़ी मुश्किल से यह शब्द बोल पाती है, अंकल आंटी मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है, मैं बाद में आप सब से मिलती हूँ। और फिर इतनी देर से जो आंसू रोक रखे थे वह बहने लगते हैं और वह रोते रोते घर से बाहर चली जाती है। चैप्टर 32 दादाजी की दूसरी शादी। जानवी के जाने के बाद पूरे घर में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। शंकर जी अपने बगल में खड़ी अपनी पत्नी को देखकर एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और फिर फोन पर आगे बात करते हुए कहते हैं, ठीक है पापा, पूरी बात क्या है, जब हम लोग वहां पर आ जाएंगे तो आप हमें बता दीजिएगा। दूसरी तरफ शेखर जी एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहते हैं, हाँ हाँ आओ, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फोन कट करके शंकर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, अच्छा जो भी हो उसके बारे में सोचना बंद कर दो और चलो।
अच्छा ही होता है यह नहीं रहते। अब जब उन्होंने ये सब कह दिया था तब चंचल जी ने बोलना शुरू कर दिया, चलो अब तो चलना ही पड़ेगा ना, आपके बेटे ने इतना बड़ा काम जो कर दिया, मेरी तो ये समझ नहीं आता कि आखिर वह उसे लड़की से मिलकर और इतनी कम समय में इतना सब कुछ, उसे ठीक से ये भी नहीं पता है कि वह लड़की कैसी है, किस तरह की है, बस एक रात में शादी का फैसला ले लिया। शंकर जी भी उसे देखते हुए कहते हैं, मेरा बेटा भूल गई, वह हमारा बेटा है। जब भी हमारे बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो वह तुम्हारे बच्चे होते हैं, और कुछ बुरा करते हैं तो मेरे बच्चे हो जाते हैं। और किस तरह की जान पहचान की बात कर रही थी अभी, अगर उसने जानवी से शादी की होती तो क्या वह उसे जानता? उसने तो उसकी शक्ल भी ठीक से नहीं देखी होती, कम से कम अभी उसने जिससे शादी की है उसे लड़की की उसने शक्ल तो अच्छी है, इसमें उसकी मंजूरी तो है। और वैसे भी अभिमन्यु बच्चा नहीं है, बहुत समझदार है, वह ऐसे ही कोई फैसला थोड़ी ना लगा। इतना कहकर वह वहां से बाहर जाने लग गए। शंकर जी को कभी भी अभिमन्यु का यह फैसला गलत नहीं लगा। उन्हें तो हमेशा यही लगता है कि एक आदमी को हमेशा अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करनी चाहिए, और फिर अभिमन्यु ने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। ऐसा तो नहीं है कि यह लड़की बिल्कुल है अनजान है। अरे इसके दादाजी से उनके पापा की अच्छी खासी दोस्ती थी, यहाँ तक की जान भी बचाई थी, तो फिर इतना रिश्ता तो बहुत है शादी के लिए। लेकिन शंकर जी इतने साल से शादीशुदा होने के बाद भी यह बात भूल गए कि मर्द के सोने के तरीके में और औरत के सोने के तरीके में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक औरत को कभी अच्छा नहीं लगता कि उसका पति उसकी बात को काटकर किसी और की साइड लेकर बोले, फिर चाहे वह कोई और उसका खुद का बेटा ही क्यों ना हो। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जाने अनजाने में ही शंकर जी ने ईशा के लिए मुसीबत बढ़ा दी थी। दूसरी तरफ दादाजी अपने हाथ में लेटर लेकर उसे बार बार पढ़े जा रहे थे। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। जब भी वह इस बारे में सोचा करते थे कि किस तरह से सिर्फ 6 महीने के अंदर उनके हाथ में एक पर पोता या पर पोती होगी, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे उनके आगे पीछे घूमेंगे, इतना सोच करके ही उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह 10 साल छोटे हो गए हैं। इतना सोचकर दादाजी जोर जोर से हंस रहे होते हैं। शंकर जी और चंचल को हवेली वाली जगह पर पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है। वैसे तो पहले सब लोग साथ ही में रहते थे, क्योंकि बेस कैंप में कभी भी किसी भी काम की वजह से शंकर जी को जाना पड़ सकता था, और फिर बिजनेस से रिलेटेड चीज भी उनकी दिल्ली में ही थी। लेकिन शेखर जी जब रिटायर हुए उससे कुछ ही साल बाद उन्हें हार्ट की समस्या हो गई, और डॉक्टर ने उन्हें शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी शहर जगह रहने के लिए सलाह दी, इसलिए वह हवेली आकर रहने लग गए। हवेली से शहर करीब 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर है। हवेली पहुंचकर चंचल और शंकर सीधा अपने पापा से मिलने गए थे, जो कि इस समय सोफे पर बैठे बैठे मुस्कुराए जा रहे थे। उन दोनों को देख करके शेखर ने लेटर को उठाकर के सबसे पहले शंकर को थमा दिया। लेटर को लेकर के दोनों पति पत्नी एक जगह गुट बनाकर बैठ गए और एक साथ पढ़ने लग गए। पूरा लेटर पढ़ने के बाद सबसे पहले चंचल बोलती है, क्या गांव वाली से शादी कर ली? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तुरंत ईशा की साइड लेते हुए अभिमन्यु के दादाजी कहते हैं, क्या मतलब है गांव वाली से शादी कर ली? मेरे दादाजी भी गांव वाले ही थे, और जब मैं छोटा था तो मुझे भी गांव में जा जाकर कभी कभी सब्जियां उगानी पड़ती थी, यहाँ तक कि शंकर ने भी चावल के बीज लगाए हैं। तो फिर गांव वाला होने में क्या तकलीफ है? और वैसे भी ऊपर जाने के लिए हमेशा नीचे से शुरुआत करनी पड़ती है, और जो इंसान अपनी जड़ों को भूल जाता है उसके सपनों का पेड़ कभी नहीं होता। उनकी डांट सुनने के बाद चंचल जी का मूड और खराब हो जाता है, और वह सोचने लगती है, मुझे ना सच में बहुत बुरा लगता है जब भी मैं किसी को ये बोलता हूँ ना कि मेरे पापा जी बहुत अच्छे हैं। शंकर जी अपने पापा को देखकर कहते हैं, लेकिन फिर भी आपने ठीक से पता करवाया है ना? उसकी बात सुनकर शेखर जी थोड़ी सी नाराजगी के साथ कहते हैं, तुम चिंता मत करो, सोनी के पति ने पता करवा लिया है। सोनी के पति इज इक्वल टू अभिमन्यु के फूफा जी कमिश्नर साहब। और वैसे भी हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि वह किसकी पोती है। आज अगर उसने गांव जाने का फैसला नहीं लिया होता तो वो मेरी बराबरी पर खड़ा होता। चंचल की सोचती है, क्या फर्क पड़ता है, आखिर में उन्होंने गांव जाने का फैसला लिया है, वह गांव जाकर रहने ही लग गए और गांव वाले बन गए, और अपनी पोती को भी गांव वाला बना दिया। इतना बोलकर चंचल जी को कुछ याद आता है, और वह दोनों बाप बेटे के बीच में बोलती है, अच्छा ये जो लड़की है ईशा, ये अपने दादाजी की पहली पत्नी से जो बेटा है उसे है ना? उनकी बात सुनकर शेखर जी एक गहरी सांस छोड़ते हैं और कहते हैं, सही कहा तुमने, भाभी के जाने के बाद बुरी तरह से टूट गया था मेरा दोस्त, इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस अपने काम में ध्यान देने लग गया। तब तो उसका बेटा भी आर्मी में था, ट्रेनिंग करता था, लेकिन फिर संजना से मिलने के बाद संजना के परिवार वालों ने शादी करवाने के लिए फोर्स किया। शादी तो कर ली, पर इस बात से उसका बेटा नाराज हो गया। उसने बात करना बंद नहीं किया अपने पिता से, लेकिन झिझक तो हो ही गई थी। बाद में फिर उनके 2 बच्चे हुए, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे दोस्त ने गांव जाने का फैसला किया। इसी बात पर उन दोनों के झगड़ा होने लग गए। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर के फिर संजना ने ईशा के दादाजी को डिवोर्स दे दिया, यहाँ तक कि उसके दोनों बच्चों ने अपनी माँ का सरनेम उसे करना शुरू कर दिया और अग्रवाल लगना स्टार्ट कर दिया।
पूरी बात नहीं समझ पाने के कारण चंचल एक बार पूछता है, पर मैंने तो सुना था कि वह लोग बहुत अच्छे से कम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि इन सब के पीछे इस तरह का बात है। अपने पिता का सरनेम तक छोड़ दिया। इस बात पर शेखर जी एक गिलास पानी पीते हुए गिलास को बड़ी तेजी से रखते हैं और गुस्से में कहते हैं, किसी भी पिता के लिए इससे ज्यादा बेइज्जती की बात और क्या होगी कि उसके खुद के बच्चों ने उसे अपने से इनकार कर दिया। इसी कारण की वजह से दुखी होकर के मेरे दोस्त ने शहर का सब कुछ शहर छोड़कर खाली हाथ गांव गया। वहां जाकर उसे उसके बेटे की मौत के बारे में पता चला और तब से वह अपनी पोती के साथ ही है। इस बात पर शंकर जी कहते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जितना मुझे पता है अग्रवाल खानदान भी ज्यादा दिन तक खुद को बचा नहीं पाएगा। आपदा में अवसर तलाशते हुए चंचल को एक मौका मिला, उसने लपक लिया और कहा, फिर आपको नहीं लगता कि हमें अग्रवाल खानदान से दूरी बना लेनी चाहिए? पर हम तो उल्टा रिश्ता कर रहे हैं। इस बात पर अभिमन्यु के दादाजी को गुस्सा आ जाता है और वह कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है खाने का? मैंने तुम्हें अभी बताया ना, ईशा का और उसके दादाजी का अग्रवाल खानदान से कोई रिश्ता नहीं है। पिछले 15 साल से उन लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। उन लोगों ने ये तक पता नहीं लगाया कि उनका आप जिंदा है या मर गया। तो फिर जब खुद गड्ढे में गिर रहे हैं तो क्या उसे बूढ़े इंसान को भी जाकर खींचेंगे? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। संजना और उसके पापा के अंदर बहुत घमंड था, अगर वह थोड़ी परेशानी जेल भी रहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इतनी देर में रमेश बाहर आता है और कहता है, सर खाना लग गया है, आप सब चलिए और खा लीजिए। उसकी बात सुनकर शेखर जी अपने सीट पर से उठाते हुए डाइनिंग रूम की तरफ जाते हुए कहते हैं, अब ये सब बातें यहीं बंद करो और अपने छोटे बहू के आने की तैयारी शुरू करो, साथ में अपने पोता पोती के आने की तैयारी अभी शुरू करो। छोटी बहू सुनकर चंचल का मुंह और भी ज्यादा गिर जाता है, लेकिन पोता पोती सुनकर उनके चेहरे पर थोड़ी नरमी आ जाती है। तीनों जन जाके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा होता है, इसीलिए शेखर जी अपनी शराब की कलेक्शन में से एक विंटेज 80 साल पुरानी वाइन निकालते हैं। दोनों बाप बेटे थोड़ी थोड़ी शराब पीते हैं। कुछ देर बाद शेखर जी को नशा चढ़ जाता है और वह अनजाने में ही बोलने लगते हैं, वैसे सच में मन्नू को माना पड़ेगा, बहुत बड़ा छुपा रुस्तम, एक ही बार में बच्चा भी हो गया। और मेरी बहू ईशा, वह भी बड़ी अच्छी दिखती होगी, तभी तो अभी मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। पापा बस बहुत हो गया, चलिए आप लोग कुछ ज्यादा ही पी ली है। इतना कहकर शंकर शेखर जी को चुप करने लगते हैं, क्योंकि इस तरह से अपने घर के छोटे बच्चों के रिश्ते के बारे में डिस्कशन करना ठीक नहीं है। वह तो अच्छा है कोई बाहर वाला नहीं है, वरना क्या इमेज रह जाती। अरे तू क्या जानता है, लेकिन शेखर जी ने अब क्योंकि पूरी तरह से चढ़ा रखी थी, इसलिए वह और 2 बार बोलकर उसके बाद अपने कमरे में जाने के लिए तैयार होते हैं। अरे तू क्या जानता है मैं कितना खुश हूँ, मेरे सारे दोस्तों के परपुते अब उनके कमर तक आने लग गए हैं और मुझे आज तक खुशखबरी नहीं मिली। कम से कम अब जाकर मुझे मन्नू के ही सारे पोते का मुंह तो देखने मिलेगा। आगे चलकर ईशा बहू मेरा ये सपना जरूर पूरा करेगी। दादाजी को नहीं पता होता, लेकिन उनकी यह बातें इस समय गेट में से अंदर आ रही प्रीति सुन लेती है। प्रीति अभिमन्यु के बड़े भाई आदित्य सक्सेना की पत्नी होती है। खाने को तो दोनों की शादी को 2 साल हो चुके होते हैं, लेकिन अभी तक उन दोनों का एक भी बच्चा नहीं होता। उनकी शादी जिन हालातों में हुई थी और जिस तरह से आदित्य प्रीति के साथ बर्ताव करता था, उसे पता था कि आदित्य उससे प्यार तो नहीं करता। उसने जो भी कुछ किया है वह पुराना हिसाब चुकता करने के लिए किया है। लेकिन फिर भी वह दोनों उसकी बहुत बार कहने पर पति पत्नी के बीच वाला रिश्ता निभाते हैं। वह चाहती है कि वह सक्सेना परिवार के लिए एक वारिस को जन्म दे ताकि इस घर में उसकी इज्जत बढ़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बाद में डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चलता है कि प्रॉब्लम उसी के शरीर में है। इस बात से वह थोड़ा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और जब भी अब सक्सेना फैमिली के किसी भी मेंबर से मिलती है, यहाँ तक कि आदित्य से खुद तो बहुत गिल्टी फील करती है। आज उसकी इज्जत की वजह से आदित्य ने उससे शादी की थी, लेकिन अब वह उन्हें किसी भी तरह की कोई खुशी नहीं दे पा रही है, नहीं उनके परिवार में अपने लिए जगह बना पाए पिछले 2 सालों में, और न ही उन्हें बच्चा दे पाए। चैप्टर 33 ईशा की लव राइवल। ईशा को कोई आइडिया नहीं था कि उसने जो आग लगाई थी वह दिल्ली तक जल रही थी, बल्कि वह तो बड़े ही मजे से बारिश आरती प्रेगनेंसी का मजा उठा रही थी। जहां एक तरफ दूसरी औरतों को उल्टियां होती है, नहीं हमारी प्यारी ईशा को प्रेगनेंसी सिम्टम्स के तौर पर बहुत कुछ खाने का मन कर रहा था। आंगन में ईशा ने बहुत सारे छोटे छोटे फलों के पेड़ लगा रखे। बच्चे लोग कई तरह के फल लग रहे थे, डिफरेंट बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, अंजर, इन सब के लताएं लगी हुई थी। सबसे हैरानी की बात तो तब हुई जब ईशा के देखभाल में लगभग सूख चुका आंगन में मौजूद आम का पेड़ एक बार फिर से हरा भरा हो गया था। दादाजी भी इस बात से कंफ्यूज है कि आखिर वह लोग जितने भी फल खा ले रहे हैं और फल आ जा रहे हैं, पहले तो कभी ऐसा नहीं है। पहले कभी आपके पोती के पास जादुई लॉकेट भी तो नहीं आया था। इसी के साथ बहुत सारे गाने सुनने का और शहर में मौजूद सिनेमा देखने का बड़ा मन था। इसी के बारे में सोचकर ईशा आज रात को जल्दी सो गई थी। कल सुबह जल्दी उठ करके उसको थिएटर में लगी हुई मिस्टर इंडिया जो देखने जाना था।
निशा अपनी आंखें बंद करके अपनी खटिया पर लेटकर ऊपर एक हल्का सा चादर ओढ़ लेती है। थोड़ी देर में से नींद भी आ जाती है। अब नींद आई है तो सपना भी आएगा, लेकिन ये सपना कोई आम सपना नहीं होता। पता नहीं क्यों, लेकिन ईशा के दिमाग में क्या सोच सर्किट होता है, वह अपने सपने में किसी दूसरे इंसान की पूरी जिंदगी देखने लगती है। कार्तिक ज्वेलर्स का मालिक कार्तिक आजाद हिंदुस्तान के कई छोटे बिजनेस एक ज्वेलरी कंपनी चला रहा था, इसलिए घर अपने सबसे प्यारे दोस्त के साथ शुरू किया था। अभिनव धीरे धीरे करके बिजनेस में मुनाफा आने लगा तो कारोबार भी बढ़ने लग गया, लेकिन देश में बदलते माहौल के कारण थोड़ा बहुत असर तो उनके बिजनेस पर भी दिखने लग गया था। इमरजेंसी के वक्त हुए दंगों में उनकी कई सारी दुकान अलग अलग शहरों में जो मौजूद थी उन्हें जला दिया गया था, उन्हें चोरी करने गई थी। वैसे नुकसान बहुत हो गया था। नुकसान के भरपाई के लिए कार्तिक में बहुत कर्ज लेना शुरू कर दिया था। उसने सोचा था जिस तरह से पहली बार कारोबार को बढ़ाया था उसी तरह से दूसरी बार भी बना लिया जाएगा। यह नहीं पता था कि पहले उसके साथ एक दोस्त काम करता था, अब उसके साथ एक दुश्मन काम करता है, एक विश्वासघाती जो जल्द ही मौके का फायदा उठाकर उसके सीने में खंजर से वार करने वाला था। कर्जे में डूबे कार्तिक के इकलौते बेटे मानव की तबीयत पूरी तरह से खराब हो जाती है। कार्तिक को अपने बेटे की चिंता दिन रात सताने लगती है। हमेशा से कम पढ़े लिखे होने के कारण कार्तिक के ज्यादातर कानूनी काम उसके पत्नी देखा करती थी, लेकिन इस समय क्योंकि उसके बेटे की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी और उसका बेटा ही उसका इकलौता वारिस था जिसे उसने आज तक उसे जो भी कुछ आया था सब सिखाया था। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही वह कार्तिक से भी अच्छे गहने बना सकता था। आज उस भविष्य को अपनी आंखों के सामने कार्तिक कैसे मिटाने दे सकता था। उसने और उसकी पत्नी ने अपना सारा समय अपने बेटे की निगरानी में लगा रखा था। अचानक से बेटे के पेट में पथरी होने के कारण उसका ऑपरेशन कर रहा था, जिसके लिए तुरंत 50,000 रुपए की जरूरत थी। परेशान होकर उसने अपने दोस्त से मदद मांगी। अभिनव में बिल्कुल एक अच्छे दोस्त का फर्ज निभाते हुए एक सेठ से पैसे तो उसे दिलवा दिए, लेकिन धोखे से उसके दुकान के कागजातों पर भी अंगूठा लगवा लिया और देखते ही देखते कार्तिक के मेहनत से शुरू किए गए काम के ऊपर अपना हक जमा लिया। अपने बेटे के पूरी तरह से ठीक होने के बाद कार्तिक ने जब वापस काम पर जाने के बारे में सोचा तो उसे आधे रास्ते से ही घर वापस भेजकर अभिनव ने उसे खूब बेइज्जती किया। निराशा कार्तिक पत्नी के कहने पर फिर से वापस काम शुरू करना चाहता था, लेकिन अभिनव कार्तिक को फिर से आगे बढ़ने नहीं दे सकता था। इसीलिए उसे धोखा देने के बाद उसने उसके खिलाफ कई तरह तरह के चले चले और हर बार कार्तिक के कोशिशें पर पानी फेंक दिया। पहले ओके का दुख, फिर मेहनत की कमाई का जाना और उसके बाद समाज के ताने और हर रोज किसी किराएदार का घर का दरवाजा खटखटाना। इन सब से परेशान होकर कार्तिक ने आत्महत्या कर ली। अपने पति के जाने का दुख न सह पाने की वजह से कार्तिक के पत्नी ने भी दुनिया छोड़ दी। सभी किराएदारों का कर्ज चुकाने के लिए कार्तिक के बेटे ने वह घर बेच दिया और पता नहीं फिर कहाँ चला गया। कई सालों बाद लोग हमेशा एक भिखारी को कार्तिक की पुरानी ज्वेलरी की दुकान के गेट के आगे बैठा देखते हैं, जो कि इस समय अभिनव ज्वेलर्स के नाम से पूरे शहर में मशहूर है। अगले दिन ईशा उठाती है। उसे सच में इस कहानी का कोई मतलब नहीं समझ में आता कि आखिर उन सब का उससे क्या मतलब है और फिर यह कहानी उसे क्यों सपने में आई थी। लेकिन फिर क्योंकि उषा को पिक्चर देखने जाना था, ईशा गांव के कुछ लड़कियों के साथ मिलकर पिक्चर देखने हो जाती है। उसे पिक्चर बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो उसने पिक्चर पहले भी बहुत बार देख रखी होती है, लेकिन क्योंकि उसकी पसंदीदा होती है इसलिए बड़े पर्दे पर देखना तो बनता था। ईशा बाकी सबके साथ वापस जाने लगती है, लेकिन फिर उसे कार्तिक की याद आ जाती है। उसके साथ में बेईमानी की याद आ जाती है। जिस जगह का मालिक उसी जगह के बाहर भिखारी बनकर बैठा हो, उसे अचानक से पता नहीं क्यों लेकिन उस पर तरस आने लगता है। ईशा पहले तो इस बारे में उतना नहीं सोचती, लेकिन अब जब सो रही होती है तो उसे वह सपना सच लगने लगता है। सच में यार, यह पिछला 3 महीने का समय मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा दृष्टिक समय निकाला है। समझ ही नहीं आ रहा कब क्या हो रहा है। कभी वह ड्रैगन दिख गया और अब ये सपना, पता भी नहीं है कि सपना है या फिर हकीकत है। और यह जो भी है उसका मेरे से क्या कनेक्शन है। ईशा अभी यही सब सो रही होती है कि गांव में मौजूद सुनील काका की बेटी, जो कि उसके साथ घूमने आई थी, ललिता, उसे अपने पास इशारा करके बुलाते हुए कहती है, ईशा तू खड़ी क्या होगी? तुझे पता है मेरे मम्मी पापा ने कितनी मुश्किल से मनाने के बाद मुझे तेरे साथ यहाँ आने के लिए भेजा है। अगर मैं 4 बजे से पहले घर नहीं पहुंची ना तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। अपने ख्यालों से बाहर आकर ईशा ललिता के साथ वापस जाने लगती है, लेकिन तभी इधर उधर देखते हुए उसकी नजर उसके लॉकेट पर पड़ती है, जो बड़ी ही हल्की रोशनी के साथ चमक रहा होता है। अब ये सपना सच है या हकीकत है या फिर कोई एक नई ताकत है, इस बात का पता लगाने का एक ही तरीका है, जाकर देखना पड़ेगा। ईशा वहीं पर रुककर ललित को रोकते हुए कहती है, मुझे अभी याद आया कि मुझे थोड़ा सा एक काम है, पास की दुकान पर तू जा, मैं आज जाऊंगी। पक्का ना तू आज जाएगी ना टाइम पर? ललिता उसे एक और बात पूछता है। इस पर ईशा हाँ में जवाब देती है तो ललित बाकी की सहेलियों के साथ घर चली जाती है। ईशा इस बार मार्केट की तरफ पड़ते हुए थोड़ा अंदर जाने लगती है। आसपास के लोगों से पूछकर आखिरकार वह अभिनव ज्वेलर्स के पास पहुंचती है। ज्वेलरी शॉप के बाहर हमेशा की तरह भीड़ नहीं रहती जैसी पहले हुआ करती थी। ये देखकर रिश्ता थोड़ी चौंक जाती और वहीं पास के चाय वाले दुकानदार से पूछती है, भैया
ये वही खाने की दुकान है ना जहाँ बहुत भीड़ होती, फिर अभी ऐसा कैसे कि एकदम खाली सा सब कुछ पड़ा है। उसकी बात पर दुकानदार थोड़ा हंसते हुए कहता है, अरे दीदी, दुकान पहले बहुत चलती थी लेकिन फिर वह इमरजेंसी की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी दुकान के मालिक को, तो उसने दुकान अपने दोस्त को भेज दी। उसके बाद भी दुकान में धंधा कम नहीं हुआ था। वह तो आप क्या है ना कि सब बड़े बड़े शहरों में जाकर अपने अपने काम शुरू करना चाहते। इस दुकान के मालिक ने भी किसी बड़े शहर के माल के साथ बात कर ली है, तो इसलिए अब जितनी भी अच्छी चीज है सब वही जाकर बेचने के बारे में सोचा। जब वहां धंधा अच्छा चलने लग गया तो छोटे से गांव में मौजूद इस दुकान पर इतना ध्यान कहां से दे पाएगा। कभी कभार जो लोग यहाँ घूमने के लिए आ जाते हैं वह लोग कुछ कुछ खरीद लेते हैं, नहीं तो सब कुछ सस्ता ही भेजते हैं ये लोग। उनकी बात सुनकर ईशा को समझ में आता है कि कार्तिक की दुकान को हड़पने के बाद, इसके परिवार को बर्बाद करने के बाद इस इंसान ने बड़ा कमाया है। ईशा एक बार दुकान के अंदर जाती है। दुकान के अंदर कई तरह तरह की ज्वेलरी है रहती है, लेकिन ये सब उतरी कुछ खास नहीं होती है। वहां पर इस समय एक लड़की अपने दोस्त के साथ खड़ी दुकानदार से कुछ बात कर रही होती है। लड़की दिखने में तो बड़ी अच्छे खानदान की लग रही होती, उससे कपड़े बड़े ब्रांडेड पहने होते हैं, दिखने में भी बहुत अच्छी सुंदर होती है, लेकिन उसका व्यवहार ईशा को समझ नहीं आता। पर इस समय ईशा इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती, उसे पता नहीं था ना कि कितना बड़ा धमाका है ये। वह लड़की अपने बगल में खड़ी अपनी दोस्त को एक झुमका दिखाते हुए पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इसमें अच्छी तो लगूंगी ना? उसकी दोस्त उसका जवाब देते हुए कहती है, अच्छी तो लगेगी लेकिन मुझे लगता है कि हमें दिल्ली वाली ब्रांच से ही लेना चाहिए। पता है कितना नाम है इसका, यहाँ तक कि मेरे पापा ने भी इस जगह के बारे में बात किया था, लेकिन यहाँ पर इस गांव में जो ये दुकान है इसमें अच्छा सामान नहीं है, दिल्ली जाएंगे तब खरीदेंगे। तू ठीक ही कह रही है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं चंचल आंटी को कुछ तो गिफ्ट दूंगी ना, इसलिए दिल्ली से कुछ नहीं लेना चाहती, यही का ठीक है। उसकी बात सुनकर उसकी दोस्त अपने सर हाथ पटकते हुए कहती है, तू कब उसका पीछा छोड़ेंगे विधि? तुझे पता है चंचल आंटी ने जानवी को सेलेक्ट किया है परफेक्ट कैंडिडेट के तौर पर। उसकी बात सुनकर वह लड़की विधि एक तिरछी मुस्कान के साथ अपने दोस्त को देखते और कहती है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक शादी नहीं होती है तब तक मेरे पास चांस है, और अगर इसी तरह से शादी हो गई तो भी भगवान का क्या भरोसा कब किसे उठा ले। उसकी खतरनाक आवाज सुनकर उसकी दोस्त थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर कहती है, देख चंचल आंटी को पसंद आने के लिए जानवी ने पता नहीं क्या क्या किया है, इसलिए उससे डायरेक्ट पंगा लेना ठीक नहीं लगता मुझे। उसकी बात सुनकर विधि अपने बैग में से पैसे निकालकर सारे पैसे उसे ज्वेलर को थमते हुए वह ईयरिंग का डब्बा उठाकर अपने बैग में रखती है और बाहर जाते हुए कहती है, ए डोंट केयर, अभिमन्यु तो सिर्फ मेरा है। पता नहीं भगवान का क्या कॉन्फ्रेंस रहता है कि विधि जिस तरह से जा रही होती है ठीक उसके उल्टी तरफ से ईशा दुकान के अंदर आ रही होती है, और उसकी बात सुनकर ईशा पलटते हुए उसे लड़की को जाते हुए देखते हैं और सोचती है, इसने अभी अभिमन्यु नाम लिया। तू भी नहीं, ऐसा पूरी दुनिया में नजारे कितने ही अभिमन्यु नाम के लोग होंगे, थोड़ी ना हो तेरे ही अभिमन्यु की बात कर रही है। ईशा दुकान देखी है और फिर बाहर आ जाती है। जैसा कि उसे पता था कि दुकान के सामने रोड क्रॉस करके एक 13 से 14 साल की उम्र का लड़का बैठा हुआ होता है। देखने में तो बिल्कुल किसी आम से भिखारी की तरह लग रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में जो नफरत होती है उसको ईशा इतनी दूर से भी महसूस कर पा रही होती है। जो चीज ईशा को बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती वह ये होती है कि आखिर इस लड़के को देखकर उसका लॉकेट इतनी तेजी से क्यों चमकने लगा। तब उसे उस समुद्री दानव की एक बात याद आती है, आगे चलकर आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्हें इसकी रक्षा के लिए चुना गया होगा, उन्हें उनके अस्तित्व के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। चैप्टर 34 अनमोल और ईशा की दोस्ती। ईशा कुछ देर वैसे ही खड़ी रहकर अपने सामने मौजूद उसे बच्चे को ध्यान से देखती है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उसके लिए उसे 2 साल छोटा लड़का भी बच्चा है, क्योंकि वह खुद 2 बच्चों की मां बनने वाली है ना। थोड़ी देर बाद वह लड़का उठकर वहां से जाने लगता है। ईशा में बिल्कुल 007 जासूस की तरह उसका पीछा करने लगती है। कुछ देर तक चलते चलते बोलो पहाड़ी के नीचे बने एक छोटे से झोपड़ी के पास आकर रुकते हैं। ईशा एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपकर झांक रही होती है, लेकिन पता नहीं कैसे इतनी अच्छी तरह से चुप चुप करने के बाद भी ठीक 2 मिनट बाद वह लड़का अंदर से 2 सेब लेकर आता है और एक से पेड़ के नीचे मौजूद ईशा के ऊपर फेंकता है, जिसका ध्यान इस समय उधर था, और उसके सर पर जोर से कुछ गिरने की वजह से वह तुरंत चीखने लगती है, आहे है। ईशा अपने पैर के पास देखी है तो एक सेब लुढ़क कर आ रहा होता है। उसे से को उठाकर ईशा ऊपर देखती है, नीम के पेड़ होता है, और फिर कंफ्यूजन में फिर से एक बार देखने लगती है। उसे समझ नहीं आता आखिर नीम के पेड़ के ऊपर सेब से कहां से गिरेगा। लेकिन फिर एक बहुत ही कमजोर लेकिन कड़क आवाज उसके कानों में आती है, तुम बेवकूफ हो क्या? नीम के पेड़ के ऊपर से सेब कैसे गिरेगा, मैं फेंका है उससे। उसे आवाज का पीछा करते हुए ईशा वहीं पर थोड़ी दूरी पर बैठे उसे बच्चों को खुद की तरफ ऐसे घूमते हुए देखते हैं जैसे मानो कह रहा हो, तुम बेवकूफ हो। उसे इस तरह से देखकर ईशा चिढ़ जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा पूरा खानदान बेवकूफ है, मैं बेवकूफ नहीं हूं, समझ में आया?
फिर ईशा अपने खुले बालों को हाथ से चटक कर पीछे करते हुए स्टाइल में उसके सामने अगर खड़ी होती है और कहती है, जब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ तो इतने टाइम से नौटंकी क्यों कर रहे थे, पहले ही बता देते, मुझे इस तरह से छुपाने के लिए जगह तो नहीं ढूंढनी पड़ती। वह लड़का उसे शांति से घूरता है और फिर अपना सर दूसरी तरफ घूमकर सेब की एक बाइट लेते हुए कहता है, तुम्हारी बेवकूफी भारी हरकतें देखकर मुझे शर्म आ रही थी, मैं नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि तुम्हारे जैसा कोई बेवकूफ इंसान मेरे साथ है। ईशा, हर बार मैं लोगों को स्पीचलेस करती हूँ, इसमें इस बार मुझे ही स्पीचलेस कर दिया। मेरी तो इज्जत ही नहीं बची। जाने दो, तुम यहाँ पर किसी और वजह से आए हो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ईशा एक लंबी गहरी सांस लेकर खुद शांत करती है और फिर वापस से उसे लड़की की तरफ देखते हुए कहती है, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुना, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे बहस करने नहीं आई है। तुम बहस नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है। ईशा, उद्धरण चिन्ह, तुम चुप रहोगे तब तो बोलोगी, चुप रहो अब। ईशा एक बार फिर से अपने अंदर उबलते ज्वालामुखी को शांत करती है और उसे लड़के को देखते हुए कहती है, अनमोल यही तुम्हारा नाम है ना? मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, यह मत पूछना कैसे जानती हो, बस जानती हो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझे पता है तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है। उसकी इस बात पर अचानक से अनमोल उसे टोटकते हुए कहता है, चुप रहो, बस करो, मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता, और वैसे भी क्या मदद करना चाहती हो तुम, और किस बुनियाद पर मैं तुम्हें पर भरोसा कर लूं, कौन हो तुम मेरी? उसे इस तरह से चलता हुआ देखकर ईशा को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर उसकी लाल आंखें और कैपते हुए कंधे देखकर उसके अंदर का गुस्सा खुद ही शांत हो जाता है। क्या सोच रही है, ऐसा चाहे कितना ही ओवर स्मार्ट क्यों ना बने हैं तो ये सिर्फ एक 16 साल का बच्चा है ना, 16 साल की उम्र में पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ गया। माँ बाप एक एक करके दोनों को जाते हुए देखना पड़ा, उनकी मेहनत उनका आशीर्वाद के रूप में जो बिजनेस था वह भी किसी और ने हड़प लिया। नहीं नहीं, तुझे प्यार से समझना होगा इसे, आखिर आगे चलकर तेरे बहुत काम आ सकता है। ईशा थोड़ा आगे बढ़ाकर अनमोल के दोनों कंधे पकड़ लेते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहती है, देखो मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं है तुमसे कुछ भी लेने का या तुम्हें कोई भी तकलीफ पहुंचाने का, जरा खुद सोचो ना, तुम्हारे पास अब ऐसा है ये क्या जो मैं तुमसे नहीं सकती, सब तो चला गया। आज से 10 साल पहले अगर मैं आए और तुमसे ये सब कहते तो शायद तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, तो मेरे समझ में भी आता, लेकिन अभी तो तुम खुद एक ऐसी जगह रहने पर मजबूर हो जहां भी ठीक से छत भी नहीं है सर छुपाने के लिए। उसकी बात सुनकर अनमोल थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें अभी भी उतनी ही लाल होती है। ईशा अनमोल को इस तरह से चुप बैठा देख करके उसके सामने अपने घुटनों के बाल बैठी और कहती है, देखो मुझे पता है तुम्हारे साथ जो भी हो उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम जो तुम्हारा है उसे वापस तो लिया जा सकता है ना। इस तरह से उसे दुकान के बाहर बैठने से कुछ नहीं होने वाला, जिंदगी भर एक भिखारी ही कह जाओगे, इससे अच्छा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ जो लाइन शादी हुई है उसका बदला लो। उसके बाद पर अनमोल थोड़ा हंसता है और कहता है, अगर मैं बदला ले सकता तो अपनी जान भी दे देता, लेकिन पीछे नहीं हटता, लेकिन अब वह इंसान मेरी बहुत से बहुत दूर जा चुका है। मैं बस इसीलिए उसे दुकान के सामने बैठता हूँ कि किसी दिन तो उसे इंसान के अंदर की शर्म लगेगी और वह अपनी जमीन पर जहाँ पैदा हुआ है वहां वापस आएगा, तब मैं अपना हिसाब चुकता करूंगा। उसके अंदर की नफरत देखकर ईशा के पूरे शरीर में एक सरहन से दौड़ गई थी, इतने छोटे से बच्चों के अंदर हड्डियों को गला देने वाली नफरत है। तुम मरने की बातें करते हो और तुम्हारे पापा ने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ किया, अगर तुम सच में बदला लेने चाहते हो ना, तुम मरने की बातें मत करो, हराने की बातें करो। तुम्हें पता भी है उससे आदमी के सपोर्ट में कौन खड़ा है, गोइंका का परिवार। उन लोगों का राइट हैंड बन के घूम रहा है वो, इसीलिए उसे अभी मैं नहीं आ रहा सकता। उसकी बात ईशा को समझ नहीं आती, उसे नहीं पता था ना कि इस समय कौन सा परिवार ज्यादा पावर में है, इसीलिए वह सवाल या नजरों से पूछता है, ये गोयनका परिवार कौन है? उसके सवाल पर वह लड़का थोड़ा सा हंसता है, फिर जैसे चढ़ाते हुए कहता हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता गोयल का परिवार कौन है और तुम मुझसे लड़ने आ रही हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, गोयनका परिवार असल में एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है, कई अलग अलग तरह के जगह पर उनके बहुत सारे बिजनेस है, अमीर होने के साथ साथ ये लोग बड़े पावरफुल है। दिल्ली में ना इनके टक्कर का सिर्फ एक ही आदमी है, आदित्य सक्सेना और उसका छोटा भाई। अगर ईशा को पता होता है कि आदित्य सक्सेना और जी छोटे भाई की बात इस समय अनमोल कर रहा है, वह उसका पति और उसके पति का बड़ा भाई होने वाले हैं, तो वह पक्का बीच में खुद का कहते हैं कि अरे मेरे अलावा कोई तुम्हारी मदद ही नहीं कर सकता, पर भगवान की मर्जी के आगे क्या है कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर रिश्ता थोड़ी सोच में पड़ जाती है, फिर उसे कुछ याद आता है और वह अपना लॉकेट दिखाते हुए कहती है, क्या तुम्हारे पापा के पास भी कुछ ऐसा ही था?
उसके अपनी बात को बीच में इस तरह से फिर से अधूरा छोटा देख कर के अनमोल को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन ऐसा इतनी मासूमियत से पूछ ही रही होती है कि फिर वह जवाब दे देता है, मगर ऐसा नहीं था, ऐसे थोड़ा अलग था। उसकी बात सुनकर ईशा फिर से सच में पड़ जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता ना कैसे बताना चाहिए कि आखिर इसके पीछे क्या शक्तियां हैं या नहीं, लेकिन फिर अनमोल की आवाज उसके कान में पड़ती है। यह एक निशानी है, ऐसे जाने की मदद से हम लोग सोने के खदान में से उसका कुछ हिस्सा ले सकते हैं अपने काम के लिए। उसकी बात सुनकर ईशा के आगे फटी के फटी रह जाती है। सोने के खदान मतलब गोल्ड के खजाना? खजाना नहीं, खदान। ईशा उसकी बात पर हर बढ़ाते हुए कहती है, अरे तो क्या वह खजाने से कम है क्या? इसका मतलब यही कारण था कि तुम्हारे पापा ने ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया था? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि उसे डर था कहीं है उसे सब कुछ बात कर फिर मार पीट कर काला नीला ना कर दे। उसकी बात पर अनमोल आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि ऐसा पापा ने खुद कहा था, एक दिन कोई इस लॉकेट के बारे में पूछता हुआ आएगा और वह हमारा साथी होगा। पहले मुझे भी शक था, पर मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो। चुप रहो बच्चे कहीं के, ईशा अपने दिमाग में सोचती है, लेकिन फिर थोड़ा सा हंसते हुए कहती है, अच्छा है जो तुम्हें एहसास हुआ कि मैं तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं है। अब मैं तुमसे साफ साफ बात कर सकती हूँ, मुझे पता है कि यह पेंडेंट कैसे ढूंढना, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं तुमसे इस बात का भी वादा करती हूँ कि जो भी कुछ तुम्हारा है ना, मैं तुम्हें वापस दिलवा दूंगी। और यह सब तुम कैसे करोगी? उसकी बात पर ईशा हल्का सा अपना सीना ठोकते हुए कहती है, देखो तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा जो पति है वह आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर है, उनका परिवार भी दिल्ली में काफी अमीर है और उसका भी बहुत नाम है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं उनकी भी मदद लेने की कोशिश करूंगी। और फिलहाल के लिए हमारे लिए सबसे जरूरी है ये पेंडेंट वापस लाना, क्योंकि पहली बात इस पर तुम्हारा है क्या और ये तुम्हारा है। दूसरी बात, कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उसे इसके बारे में तो कुछ पता नहीं होगा। तीसरी और सबसे जरूरी बात, एक बार ये तुम्हारे हाथ लग जाएगा तब वह दिन में दूर नहीं है जब तुम खुद इतने बड़े हो जाओ कि उससे अभिनव का बिजनेस हड़प। इसीलिए अभी के लिए तुम ये सब बातें बंद करो और मेरे साथ घर चलो। उसकी बात सुनकर पहले पहले अनमोल को सारी बातें समझ में आती है, उसे भी लगता है कि ऐसा जो भी कुछ कह रही है वह सही कह रही है, इस तरह से वह कितने दिन करेगा, उसे तो अपने पापा का सपना पूरा करना है, इंडिया का सबसे बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनर बनना है। लेकिन फिर ईशा की अगली बात सुनकर उसके गुस्से का ज्वालामुखी फट जाता है, तो उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, घर चलो से तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी बात पर निशा अपनी आंखें घुमाते हुए कहती है, देखो मैं एक बात तुम्हें बहुत ही आराम से बताती हूँ, मैं तुमसे जो काम करवाना चाहती हूँ उसके लिए तुम्हें मेरे घर आना होगा, और इसके साथ साथ अगर मुझे तुमसे कुछ काम है तो मैं तुमसे मिलने रोज रोज यहाँ नहीं आ सकती, मैं एक लड़की हूँ, समझ में आया? उसकी बात सुनकर अनमोल अपना से नाम में हिलाते हुए कहता है, इसीलिए तुम एक लड़की हो, तुम्हें इस तरह से किसी लड़के के पास हर बार नहीं आना चाहिए, तो तुम भूल जाओ। उसकी बात सुनकर निशा अपनी एक्टिंग शुरू करती है और अपने हाथ को अपनी आंखों के ऊपर रखकर इधर उधर ढूंढते हुए जोर जोर से बोलने लगती है, लड़का कहाँ है? लड़का मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें क्यों यहाँ पर हर जगह लड़के दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो बस बच्चा दिखाई दे रहा है, एक 16 साल का बच्चा। अनमोल से चुप रहने के लिए बोलता है और अपना सिर्फ दूसरी तरफ मुड़कर वापस घर में जाने लगता है। फिर ईशा उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहती है, देखो मैं घर में अकेले नहीं रहती, मेरे दादाजी भी है, और दूसरी बात, तुम्हारे जैसे कुपोषित और उम्र में छोटे इंसान से मुझे कोई मतलब नहीं रखना सिवाय एक बच्चे और उसकी बड़ी बहन का। और फिर मेरे घर में रहोगे तो मैं तुम्हें काम भी बता पाऊंगी, तुम्हें 3 टाइम का खाना भी मिलेगा और यह फोकट में दुकान के आगे बैठकर डेली 1 लीटर खून भी नहीं जलाना पड़ेगा। इसीलिए चुप रहो और चलो। और इसीलिए ईशा की बातों से हार मानकर आखिरकार अनमोल जैसा रफन टफ बच्चा भी घिसटाते हुए गांव पहुंच जाता है। अब पता नहीं ये सब ईशा के मूड स्विंग्स का असर होता है या फिर कुछ और, लेकिन ऐसा पूरी तरह से पागल हो गई होती हो, छोटी छोटी बात पर पूरे रास्ते पर अनमोल से लड़ती हुई आई थी, इसीलिए बीच में हार मानकर अनमोल चुप रह जाता है। ईशा अनमोल को घसीटते हुए अपने घर में लाती है और उसे आंगन में बैठने के लिए कहती है, तुम यहाँ बैठे रहो, मैं अभी आता हूँ। इसी के साथ ईशा बगल में मौजूद उसके पड़ोसन के पास से 2 छोटे बच्चों के कपड़े मांगने चली जाती है। ईशा का इंतजार करता अनमोल पूरे घर को ठीक से देखा है, घर ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन अनमोल जो कि सिर्फ एक झोपड़ी में रहकर आया होता है उसके लिए इतना भी बहुत है। सिर्फ थोड़ी देर के अंदर ही अचानक से में डोर खुलता है, अनमोल को लगता है कि शादी, इसलिए ऊपर सर उठाकर जब देखा है और ईशा को सुनने के लिए अपना मुंह जैसे ही खुलता है, उसके सामने एक 60 साल का बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है और उसके दोनों हाथ उसके कमर पर होते हैं। इसी के साथ इस समय एक 60 साल का बूढ़ा आदमी और एक 16 साल का बच्चा एक दूसरे को घर रहे होते हैं। चैप्टर 35 अभिमन्यु की मौत का सपना।
इस समय एक छोटे और एक बड़े आदमी के बीच जो घूरने का कंपटीशन चल रहा होता है उसे आखिरकार विराम देते हुए दादाजी पहले बोलते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो और तुम मेरी खटिया पर कैसे बैठ गए उतरे नीचे। उनकी बात सुनकर और उनके उम्र का लिहाज करते हुए अनमोल नीचे उतर जाता है और एक कोने में जाकर बैठ जाता है। ठीक थोड़ी देर में ईशा आती है। एक आदमी को खटिया के कोने बैठा देखकर दूसरे आदमी को रूम के कोने बैठा देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है और फिर मासूमियत भरी आवाज में कहती है, आप दोनों इस तरह से कश्मीर और कन्याकुमारी क्यों बन रहे हैं। उसकी बात सुनकर कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर ईशा इस ऑकवर्ड चैलेंज को मिटाते हुए अनमोल की तरफ इशारा करती है और अपने दादाजी से कहती है, यह अनमोल है और मैंने सोचा है कि मैं इसे हमारे घर में काम पर रखो। उसके बाद सुनकर एक साथ दो दो सवाल लिया भरी आवाज उठाती है। काम पर। दोनों ही आवाज बिल्कुल अलग होती है। एक आवाज में साफ साफ गुस्सा झलक रही होती है, दूसरे में कंफ्यूजन। दादाजी पहले बोलते हुए कहते हैं, लेकिन बेटा ऐसा क्यों, हम दोनों अकेले के लिए काफी नहीं है। पहले उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी, लेकिन जब से उनकी पोती बड़ी सुंदर हो गई है तब से उन्हें बाहर घूम रहे मावली टाइप वाले लड़कों से तकलीफ होती है। क्या फिर सच कह तो अभिमन्यु जो कि ईशा का पति है जिसे इन लोगों ने मिलकर फंसाया था, उसके अलावा बाकी सब लड़के दादाजी के लिए मावली हो गए हैं। देखिए दादाजी, अब मेरी शादी हो गई है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कोई आपका देखभाल करे, मेरे पेट पीछे मुझे सब बताता रहे टाइम पर। मैं चाहती हूँ कि अगर आप किसी मुसीबत में फंसे तो कोई आपकी मदद करने वाला हो। इसके बाद ईशा अपनी आवाज कम कर देती है जिसे खाली उन दोनों को सुनाई दे और कहती है, और आप जानते हैं दादाजी, इस लड़के का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसके माँ बाप भी मर चुके हैं और जब मैं वापस आ रही थी तब मुझे एक झोपड़ी के पास मिला। आपकी सूची, इतनी छोटी सी उम्र में इसे कितना दुख झेलना पड़ा, और क्योंकि यह उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है इसीलिए इसे कोई काम भी नहीं मिलता, भीख मांग के अपना पेट भरता है ये। उसकी बात सुनकर दादाजी कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी के रहने से उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है ये बात साफ साफ पता चल रही होती है। अनमोल को दादाजी का बर्ताव इस तरह से पसंद नहीं आया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आखिर उसने ईशा को हाँ जो बोल दी थी। ईशा थोड़ी देर खड़ी होकर के उन दोनों को समझाती है और फिर अपने हाथ में मौजूद कपड़े अनमोल को थमते हुए किचन की तरफ जाते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ खाना बनाने, आप दोनों हाथ पैर मुंह धोकर बैठ जाए। इसके साथ साथ अनमोल, तुम अपने कपड़े जरूर बदल लेना, पता नहीं कितने दिन से नहाया भी नहीं है तुमने, वहां पर कुआं है कोने में, वही जाना। ईशा की बात सुनकर अनमोल अपने मन में चिल्लाते हुए कहता है, तुम हो जो 4 दिन तक नहीं नहाती हो, मैं रोज नदी के किनारे नहाता हूँ, समझ में आया, बस मेरे कपड़े थोड़े पुराने हैं और कुछ नहीं। सिर्फ दादाजी की तरफ हल्का सा सर हिलाकर कुएं के पास जाकर नहाने लगता है। दादाजी उठकर अनमोल के पास जाते हैं और उसे देखते हुए बड़ी धीरे आवाज में कहते हैं, तुम इतना याद रखना, मेरी पोती की तरफ किसी भी गंदी नजर से मत देखना, मैं आर्मी का रिटायर्ड सोल्जर, समझ में आया। और मेरी पोती शादीशुदा है, जल्द ही माँ भी बनने वाली है, उसने तुम्हें यहाँ इसीलिए रखा क्योंकि उसका दिल साफ है ना, मुझे तुम्हारे जैसे लड़कों पर भरोसा नहीं है। उनकी बात सुनकर अनमोल उन्हें देखा है और फिर उतनी ही धीरे आवाज में कहता है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने से बड़ी लड़कियों की तरफ नहीं देखा, चाहे वह कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, और जहां तक बात रही काम की, तो मैं जब यहाँ रह रहा हूँ तो सारा काम ठीक से कर लूंगा जो जो बोला जाएगा। फिर दादाजी अपना सर दूसरी तरफ घूमते हुए कहते हैं, बेहतर है। कुछ देर बाद कपी कर वहां की सफाई करनी होती है। जब से ईशा प्रेग्नेंट हुई थी इस बात का पता दादाजी को तो चला था, तब से वही बर्तन मांज रहे थे, लेकिन आज अनमोल की तरफ अपना सर घुमाते हुए कहते हैं, जल्दी से बर्तन साफ करके रसोई घर में रख दो, तब तक मैं बिस्तर लगता हूँ, मैं अंदर वाले कमरे में जाऊंगा, तुम यहाँ बाहर खटिया पर सो जाना। यहाँ पर बिजली रात में सिर्फ 1 घंटे के लिए आती है, उसके बाद हाथ पंखा करना पड़ता है, अपना देख लेना। उनकी बात पर अनमोल अपना सिर हिलता है और ईशा की तरफ देखा है। ईशा अपने कंधे झटकते हुए सोने के लिए चली जाती है। जाते जाते अनमोल की तरफ इशारा करते हैं, उसे चढ़ाते हुए कहती है, जाओ जाओ बर्तन घिसो और रात भर मच्छरों के साथ पार्टी करना। उसकी ऐसी हरकत देखकर अनमोल अपनी आंखें घूमता है और उसकी तरफ बड़ी ही धीमी आवाज में कहता है, बेवकूफ बुढ़िया। ईशा को बेवकूफ तो सुनाई देता है पर बुद्धिया सुनाई नहीं देता। अगर सुनाई दिया होता तो पक्का था कि अनमोल के सर पर ईशा सारे बर्तन उठाकर पटक देता है। अगले दिन हमेशा की तरह सुबह उठकर नाश्ता करके खेतों के काम में वह लोग लग जाते हैं। इस बार अनमोल भी साथ रहता है। ज्यादातर काम अनमोल करता है। अनमोल से झगड़ा करने के और दादाजी को खुश करने के तरीके ढूंढती रहती है। दोपहर के समय खाना खाने के लिए जब वह वापस लौटते हैं तो खाना खाने के बाद दादाजी बाहर किसी से बात करने जाते हैं। तब उस समय ईशा अनमोल की तरफ इशारा करती है और उसे अपने कमरे में बुलाती है। अनमोल समझ जाता है कि अब ईशा उसे कुछ असली काम बताने वाली है, इसीलिए वह चुपचाप ईशा के कमरे के अंदर चला जाता है। लेकिन जब ईशा दरवाजा बंद करने वाली होती है तो अनमोल उसे मना कर देता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं, दोपहर के समय दरवाजा मत बंद किया करो, खास करके तब जब मैं तुम्हारे कमरे में हूँ।
ईशा जो अनमोल को बच्चों के कैटेगरी में रखती है, उसे अनमोल की बातें ठीक से समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वह दरवाजा नहीं बंद करती है। अनमोल ईशा की सारी हरकतें देख रहा होता है। ईशा अपनी सूट के सलवार के अंदर मौजूद एक पॉकेट में से एक चाबी निकलती है और फिर उसकी चौकी के नीचे झुककर पता नहीं कहां से लेकिन एक बैग निकलती है और उसे बाग के ऊपर लगे ताले को खोलती है। बाग के ऊपर थोड़ी धूल रहती है, इसलिए वह अनमोल से वही कोने में पड़ा एक बेकार सा कपड़ा मांगती है। अनमोल कमरे के उसे तरफ से कोई भी एक कपड़ा उठा लेता है, उसे लाने लगता है। वह कपड़ा जब ईशा को थमा रहा होता है तो उसे देखकर चौंक जाता है। असल में वह कपड़ा ईशा का पुराना पेंट होता है जो वो तब पहनती थी जब वह मोटी थी। इस समय अनमोल के दिमाग में एक ही सवाल आता है, इसे पहनता कौन था? लेकिन इस तरह से लड़कियों के कपड़ों के बारे में पूछना अच्छा भी तो नहीं लगता, भले ही वह लड़की लड़कियों के कपड़े ना पहनती हो तो क्या हुआ। ईशा बैग को साफ करती है और फिर उसके अंदर से कुछ ऐसा निकलती है जिसकी उम्मीद अनमोल को बिल्कुल नहीं होती। उसकी आंखें चंदिया जाती है ये सब देखकर। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। हमेशा सड़े हुए एक्सप्रेशंस बनाकर घूमने वाले अनमोल के चेहरे पर इतनी हैरानी देखकर ईशा को बहुत अच्छा महसूस। कुछ भी कहो, बाप बाप होता है, बेटा बेटा। आखिर मैंने इसे चौंका दिया ना। अनमोल जमीन पर बैठकर उसे चमचमाती हुई समाज को हाथ में लेता है और कही हुई आवाज में कहता है, इतनी सारी अनमोल हीरे, वह भी इतने असली, तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? बचपन से ही तरह तरह के ज्वेलरी को बनाने का अनमोल को शौक था, इसलिए किसी भी तरह के धातु को पहचानने की उसकी कला हमेशा से ही बहुत अच्छी थी। फिर चाहे वह सोना हो, हीरा हो या फिर प्लेटिनम हो, कुछ भी हो, इसलिए उसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि इन हीरो की असली कीमत कितनी हो सकती है। ईशा अपने पेंडेंट की तरफ इशारा करते हुए कहती है, जिस तरह से तुम्हारे पास खजाना है ना, मेरे पास भी खजाना है। और इस पेंडेंट के होने का मतलब ही है कि हम दोनों को एक साथ काम करना है। तुम्हारा वाला मेरी तरह खास नहीं है, लेकिन वह फिर भी अपने आप में बहुत खास है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए इन हीरो की मदद से अच्छे अच्छे गहने बनाओ, फिर हम लोग अपने खुद की ज्वेलरी के दुकान की एक चेन तैयार करेंगे और जब हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे तब हम लोग अभिनव को पीछे छोड़ देंगे। उसकी बात सुनकर अब जाकर अनमोल को समझ में आ रहा था कि क्यों ईशा इतनी कॉन्फिडेंट लग रही थी जब उसने ये कहा था कि वह लोग इतने सक्सेसफुल बनेंगे कि अभिनव उनसे पीछे रह जाएगा। लेकिन इतना सब काफी नहीं था। वही ईशा को देखते हुए उसे बताते हुए कहता है, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, मैं समझ भी रहा हूँ कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता, ज्वेलरी बनाना इतना आसान नहीं होता है। पहले इन हीरो को तरसना पड़ेगा, इसके लिए मुझे सामान चाहिए। इसके साथ साथ सिर्फ हीरो का कुछ नहीं बनता, इनको अच्छा डिजाइन देने के लिए मुझे थोड़ा सोना भी चाहिए होगा। उसकी बात सुनकर ईशा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है तुम्हें औजार चाहिए, उनकी चिंता तुम मत करो। ईशा अपनी खटिया के नीचे जागती है और एक और बैग निकालकर अनमोल की तरफ फेंकते हुए कहती है, ये लो, इसके अंदर तुम्हारे काम की सारी चीज है। अनमोल उसे बैग को खोलना है तो उसके अंदर गहने बनाने के सारे औजार होते हैं, जिन्हें देखकर वह चौंक जाता है और ईशा की तरफ देखने लगता है। मुझे पहले से पता था कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने दुकानदार से पूछ लिया था, उसने मुझे उसे हिसाब से सारी चीज दे दी। उसे लगा मैं सिर्फ पता कर रही हूँ, उसे थोड़ी ना पता था मैं जाकर खरीद लूंगी। लेकिन सोना देखो, वह तो मेरे पास नहीं है। मेरे पास पैसे हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं है कि मैं बहुत सारा सोना खरीद सकूं। मेरी माँ के कुछ पुराने ज्वेलरी पड़ी है, वह सारी सोने की है, मैं उन्हें पहनती नहीं हूँ, इसलिए तुम उन्हें इस्तेमाल कर लो। अनमोल अपना सर हाँ में हिलता है। ईशा उसे बड़ी ही धीरे आवाज में कहती है, लेकिन याद रखना दादाजी को पता ना चले, क्योंकि फिर उन्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि किसी और को पता चले। तुम्हें मैं सिर्फ इसलिए बता रही थी क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही ऐसा कुछ है और दूसरा कोई कारण नहीं है। अनमोल ईशा की तरफ देखते हुए उससे पूरा विश्वास दिलाते हुए पहली बार उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, तुमने जो मेरी मदद की है उसके बदले में इतना तो कर ही सकता हूँ। ईशा उसे देखते हैं और फिर खुद की तरह इशारा करते हुए कहती है, लेकिन क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ इसलिए तुम्हें मुझे दीदी बुलाना पड़ेगा और आप भी कहना पड़ेगा। फिर से उसकी बच्चों जैसी हरकत देखकर अनमोल अपना सिर हिलता है और फिर बड़े ही धीरे आवाज में दांत पीसते हुए कहता, ठीक है दीदी। ईशा उठकर खड़ी होती है और अपने कपड़ों पर से धूल झाड़ने हुए कहती है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलो जल्दी से यहाँ से सब सामान वहाँ रसोई के पीछे वाले कमरे में रख लो, उसे जगह पर दादाजी नहीं जाते। इसके साथ साथ ये ताला चाबी पकड़ो और हमेशा ताला चाबी लगा के रखना, जब दादाजी ना रहे सिर्फ तभी काम करना। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। इसी के साथ ईशा अपने कमरे में आराम से सोने लगती है। अनमोल उसे इस तरह से सोता हुआ देख करके सोचता है, क्या लड़की है। देखते देखते एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है। अब ईशा पूरे 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी, क्योंकि सबसे रिस्की टाइम पीरियड बीत जाता है, इसलिए अब वह थोड़ा रिलैक्स करती है। बीते एक हफ्तों से अनमोल कम कर रहा था, आज फाइनली वह उसे उसका खत्म किया हुआ काम दिखने वाला होता है। ईशा बहुत एक्साइटेड रहती है।
उसकी माँ ने उसके लिए जो गहने छोड़े थे ऐसा नहीं था कैसे अच्छे नहीं लगे थे, आखिर गहने किस अच्छे नहीं लगता, लेकिन वह गहने बहुत ही पुराने मॉडल के थे और ईशा को पता था कि आने वाले समय में इनका ट्रेंड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इसलिए ऐसी चीज पहनने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने वह सारी चीज अनमोल को दे दी थी। दोपहर में जब दादाजी खाने के बाद थोड़ा टहलने के लिए जाते हैं तब अनमोल ईशा के कमरे में आकर एक छोटी सी कपड़े की गठरी को खोलता है और उसके अंदर का सामान देखकर ईशा बिल्कुल दंग रह जाती है, उसे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर वह क्या कहे। उसके सामने चमचमाती हुई फ्लोरल डिजाइन की ज्वेलरी रहती है, उनके बीचों बीच जो अलग अलग रंग के हीरे उसने गुफा में से निकलकर सीधा अनमोल को दिए थे वह बड़े ही सुंदर तरह से तराशकर लगाए गए होते हैं। इतनी सुंदर लग रहा होता है, इसे देखकर के ईशा को अंदाजा लग जाता कि अनमोल एक बहुत ही अच्छा ज्वेलर है, इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा बना देना बाप रे बाप। अगर इस समय ये लेकर वह फ्यूचर में किसी ज्वेलर के पास बेचने जाती ना तो पक्का उसे एक बार में आज से 9 लाख रुपए मिल जाते आराम से। सिर्फ वहां एक हार नहीं होता है बल्कि उसे मैचिंग डिजाइन वाली इयररिंग्स, नाक की और 2 बैंगल्स होते हैं, इसी के साथ एक अंगूठी होती है। जो चीज ईशा को सबसे ज्यादा पसंद आती है वो बैंगल और अंगूठी होती है। ईशा तुरंत तूने उठाकर ट्राई करती है उसके हाथ पर, जो कि अब बहुत ज्यादा साफ हो गया था पहले से चमचमाता हुआ। ये हीरो वाला बैंगल बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वह अनमोल, तू तो सच में अनमोल निकला, क्या चीज बनाए है तूने। उसकी बात सुनकर अनमोल अपनी आंखें घूमता है और कहता है, मुझे पता है लेकिन इतने से कुछ नहीं होगा, तुमने मुझे जितना सोना दिया है उसमें से आधा तो इसी में लग गया, बचे हुए में से मैं कोशिश करूं तो ऐसे 2 और बना सकता हूं, लेकिन फिर आगे मुझे और सोना और थोड़ा चांदी भी चाहिए। तुम इन सब चीजों को लेकर बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ इसके बारे में। अभी के लिए तुम वह बचे हुए 2 सेट बना दो फिलहाल के लिए तो, जो मुझे बहुत नींद आ रही है। अनमोल कमरे में से बाहर चला जाता है। ईशा बेड पर सोते हुए ये सोचने लगती है कि आखिर क्या किया जाए। उसका आइडिया तो अच्छा है लेकिन ये सोना इतना महंगा है, ना खरीदने में वो पूरी कंगाल हो जाएगी। इतना सोच कर ये ईशा के सर में दर्द होने लगता है। ईशा थोड़ा पानी पीकर फिर लेटती है और इस बार अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। लेकिन इस बार जो सपना उसे आता है वह बच्चों का आया फिर खिलखिलाते हुए चेहरों का नहीं होता है बल्कि मातम का होता है। चारों तरफ खाली अंधेरा रहता है, बस आ रही होती है तो किसी के रोने की आवाजें। ईशा थोड़ा घबरा जाती है, वह सपने में ही धीरे धीरे आगे चलने लगती है। धीरे धीरे आगे चलकर उसे रोशनी दिखाई देती है, वह जल्दी से उसे रोशनी की तरफ बढ़ती है। अचानक से चारों तरफ इतना उजाला हो जाता है कि ईशा की आंखें चौंधिया जाती है। ईशा अपने सामने देखती है, सामने अचानक से कई सारी बिल्लियों खड़ी रहती है, लेकिन फिर एक झटके में धरती हिलने लगती है और दूसरे झटके में सारी की सारी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। छोटे छोटे जो घर थे वह इन मालवों के नीचे दबे रह जाते हैं। ये सब देखकर ईशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह भागते हुए उसे जगह से दूर हटे लगती। थोड़ा दूर हटते हंसते उसे दिखाई देता है कि सामने एक बिल्डिंग में मालवे के नीचे कोई बच्चा फंस है, जिसे निकालने की कोशिश कर रहे एनडीआरएफ के जवान लगे हुए रहते हैं। लेकिन एक साथ इतने सारे लोग फंसे रहते हैं कि अकेले उनसे कुछ नहीं होता। आर्मी की एक स्पेशलाइज्ड टुकड़ी भी वहां पर आती है। ईशा जब ध्यान से उनके लीडर को देखते हैं तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वही नीली आंखें, वही गठीला बदन, ट्राइसेप्स बाइसेप्स और वह शक्ल, वह चेहरा जिसे ऐसा दिन में न जाने कितनी बार याद करती है। अभिमन्यु बड़े ही धीमी आवाज में ईशा के मुंह से निकलता है, लेकिन उसके बुलाने पर भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अभिमन्यु और उसके साथ है कुछ लोग तुरंत बाकियों की मदद में जुड़ जाते हैं। ईशा उन्हें काम करता देख रही होती है, लेकिन इतनी ही देर में भूकंप का तीसरा झटका भी लगता है और एक बार फिर से आसपास के जो कुछ बची कुची इमारतें रहती है वो हिलने लगती है। ईशा देख रही होती है कि किस तरह से अभिमन्यु चिल्लाकर बाकियों को वह जगह खाली करने के लिए कह रहा होता है, पीछे हटो, जल्दी से खाली जगह की तरह भागो, सबको वहां से जाने का बोल करके अभिमन्यु अपने वही मालवे में फंसे साथी की उठने में मदद करने लगता है कि इतनी देर में ईशा की आंखों के सामने एक बड़ी ऊंची सी बिल्डिंग, जो कि अभी तक आधी टूटी थी, वह पूरी तरह से टूटकर अभिमन्यु के ऊपर गिर जाती है। अभिमन्यु घबराहट के मारे ईशा अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाती है। उसका पूरा बदन पसीने से भीग रहता है, उसकी सांसें लंबी लंबी चलने लगती है। उसकी चीख सुनकर अचानक से बाहर एक दूसरे से पता नहीं क्या बात कर रहे हैं दादाजी और अनमोल भागते हुए अंदर आ जाते हैं। तू ठीक तो है नायशुभ, दादाजी चिंता में उससे पूछते हैं। उनकी आवाज सुनकर ईशा लंबी लंबी सांस लेते हुए उनकी तरफ देखती है और मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसकी नजर अनमोल पर पड़ती है। उसके दिमाग में इस समय एक ही बात घूम रही होती है, अनमोल वाली बात भी तो सच हो गई थी ना, कहे ये भूकंप वाली बात। इतना सोच करके अचानक से ईशा के सामने अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश हो जाती है। चैप्टर 36 दिल्ली चली ईशा।
ईशा के दिमाग में बार बार अभिमन्यु के ऊपर किस तरह से वह पूरी बिल्डिंग का मालवा गिर गया यही इमेज घूम रही होती है। उसका पूरा शरीर पसीने से भर गया होता है। आखिर में उसे और सहन नहीं होता और उसके आगे में फिर से खुल जाती है। वह तुरंत उठकर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगती है। दादाजी जो भी बैठकर उसके उठने का इंतजार कर रहे थे तुरंत उसके पास आकर खड़े होते हैं और उसके सर पर हाथ फिरते हुए कहते हैं, यीशु बेटा तो ठीक तो है ना? आराम से तुझे अच्छा लगेगा। ये ले पानी पी ले। ईशा दादाजी के हाथ से पानी लेकर के तुरंत एक साथ में पी लेती है और फिर खुद को शांत करती है। फिर अपना सर उठा करके दादाजी की तरफ देखती है। दादाजी के चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था। उनके चेहरे पर ईशा के लिए फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी। उन्हें इस तरह से चिंता में देख करके ईशा पहले ठीक से दीवार के सहारे बैठ जाती है। फिर उनका हाथ पकड़कर हल्का सा सहलाते हुए कहती है, आपको मेरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी ठीक हूँ। उसे हल्का सा मुस्कुराता देख करके दादाजी बार बार अपना सिर हिलाकर कहते हैं, अच्छा है तो ठीक है, बहुत अच्छा है, अच्छा हुआ तुझे कुछ नहीं हुआ। उन्हें इस तरह से बढ़ता हुआ देख करके ईशा उन्हें शांत करने की कोशिश करती है और बड़ी ही हल्की आवाज में रहती है, दादाजी शांत हो जाए वरना आप बिस्तर पर पड़ जाएंगे और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो फिर मेरा ध्यान कौन रखेगा, भूल गए यहाँ बीमार तो मैं हूं ना। उसकी बात सुनकर दादाजी ऐसे किसी शौक से बाहर निकलते हैं और फिर अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं तो चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं ध्यान रखूंगा तेरा, चल अब लेट जा। ईशान दरवाजे से बाहर देखी है तो इस समय रात होने वाली होती है और दादाजी को देखकर कहती है, मैं लेट जाऊंगी लेकिन फिर खाना। उसकी बात सुनकर दादाजी बाहर रसोई घर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, अरे वह लड़का है ना, वह बनाएगा, अभी वही बना रहा है, मैं देख कर आया था कि ठीक ठाक सब काम कर रहा था, जा रहा हूँ एक बार फिर देख लेता हूँ, क्या पता अब तक क्या कर दिया उसने। इतना कहकर दादाजी हड़बड़ाते हुए जल्दी से रसोई घर की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें बाहर जाता देख करके ईशा के चेहरे पर जो हल्के हल्के मुस्कान थी वह पूरी तरह से गायब हो जाती है। तो अपनी आंखें हल्का सा बंद करती है, उसके सामने वही सारी चीज बार बार घूम रही होती है। इसका मतलब है कि जैसा कि किताब में लिखा था ये सब गलत था। अभिमन्यु ने पुरानी ईशा को कभी नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी शादी के कुछ समय बाद ही शायद उसे भूकंप में अभिमन्यु। शिरीष अचानक से अपनी आंखें खोलकर अपने लॉकेट को भी दोनों हाथों से पढ़ते हुए सोचती है, नहीं नहीं, मैं अभिमन्यु को मरने नहीं दे सकती। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं सोच रखा था कि मैं उसे एक मौका दूंगी लेकिन अब मुझे उसे बचाना है। ईशा तुरंत उठकर अपने कमरे के एक कोने में खेल से टंगे हुए कैलेंडर को अपने हाथ में लेकर उसमें आज की तारीख देखने लगती है। जितना उसे पता है भूकंप आने में अभी एक हफ्ते का समय बाकी है। सबसे तेज भूकंप हरियाणा से कुछ दूरी पर मौजूद इलाकों में आया था। इसका मतलब अभिमन्यु भी हो सकता है वही हो। उसे अपने गांव से उन इलाकों तक पहुंचने में कम से कम 2 दिन का समय लगेगा। इसका मतलब है कि उसे किसी भी तरह से अगले 3 दिनों के अंदर यहाँ से निकलना होगा। अभी ईशा ये सब सो ही रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर हल्की सी खटखटा की आवाज आती है। सपना शर्माकर उसे तरफ देखती है तो अनमोल उसके दरवाजे पर खड़ा होता है और उसे देख रहा होता है पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक चेक करने के बाद कि वह ठीक है। फिर अनमोल उस कहता है, अभी अभी तो भेजता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, फिर इतना ज्यादा थोड़ी क्यों करती है, दिन भर आंगन में घूमती रहती हो, खेत में जाती रहती है, फिर भी घर में रहो, आराम करो, भूतनी की तरह इधर उधर मत भटका करो। इसके बाद अनमोल ईशा के चिल्लाने का इंतजार करता है कि तुम भूत हो गए, तुम्हारा पूरा खानदान बहुत होगा, मैं भूत नहीं हूँ। लेकिन ईशा उसे कोई जवाब नहीं देती, बस अपना सर हमें मिलकर वापस जाकर बैठ जाती है। उसे इस तरह से इतनी आसानी से उसकी बात मानता देख करके अनमोल थोड़ा हैरान रह जाता है। फिर सोचने लगता है इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। दूसरी तरफ ईशा सोचती है, आज रात को मुझे एक बार फिर से उसे गुफा में जाना पड़ेगा, जरूरी सामान के साथ साथ कुछ ऐसी चीज भी ले लूंगी जो कि बीमारी या फिर चोट लगने में काम दे। ईशा को आराम से सोता देख करके अनमोल बाहर जाता है और फिर ईशा का खाना ला करके उसे उसके कमरे में ही दे देता है। थोड़ी देर के अंदर ही दादाजी और अनमोल खाना पीना खा लेते हैं। अनमोल सब साफ सफाई करता है। ठीक 2 घंटे के अंदर अंदर सब लोग सोने चले जाते हैं। सोने जाने से पहले दादाजी एक बार ईशा से मिलने आते हैं, चेक करते हैं कि वह ठीक है या नहीं। सब चेक करने के बाद वह जाकर सो जाते हैं। वैसे तो उनका मन ईशा के साथ रहने का ही कर रहा था, लेकिन ईशा के बार बार बोलने पर वह जाकर सो जाते हैं। आखिर अपनी जवान पोती के साथ रहना अच्छा थोड़ी ना लगता है। अनमोल भी क्योंकि बारिश हो रही होती है इसीलिए रसोई घर के पीछे वाले कमरे में जाकर सो जाता है, जहां पर ज्यादातर समय तो सामान रखा रहता है, लेकिन फिर भी एक खटिया लगाने की जगह वहां होती है। सबके सो जाने पर ठीक रात को 12 बजे के समय ईशा उठाती है और अपने साथ वही पुराना वाला बैग लेकर बारिश के बीचों बीच भागते हुए जल्दी से पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। उसे पता था कि जब तक उसने लॉकेट पहना है तब तक उसे ना तो चोट लगेगी और नहीं थकान आएगी। अभी के लिए तो फिलहाल उसे तालाब तक पहुंचना है क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक से देखा जाए तो सिर्फ आधे घंटे का समय है।
कुछ इस समय में ईशा तालाब के पास पहुंच जाती है। फिर पिछली बार की तरह इस बार वह अपना बैग पेड़ पर नहीं टांगती बल्कि बैग लेकर पानी में कूद जाती है और सीधा उससे अदृश्य हो चुके गुफा के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है, जो कि अब धीरे धीरे उसके लॉकेट की वजह से दिखने लग गया होता है। ईशा जैसे ही अंदर जाती है उसके कान के पास से तेज हवा के झोंके जैसा कुछ गुजरता है और एक बार फिर से उसकी बॉडी बिल्कुल किसी बड़े सांप की तरह उसके पालतू ड्रैगन ने लपेट रखी होती है। हालांकि फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस बार ईशा चिल्लाती नहीं है बल्कि अपने सामने अपने सारे दांत दिखाकर मुस्कुरा रहे और डरावने देख रहे हैं। उसे ड्रैगन को देखकर अपना सरनामे हिलाते हुए सोचती है, अब इसके बोल बच्चन को झेलो। आखिरकार आप आ गई। पता है मैंने आपको कितना याद किया, यहाँ अकेले रहकर मेरे जैसे दानव का भी दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन आज क्योंकि ईशा हड़बड़ाहट में होती है इसलिए वह जल्दी से उसे ड्रैगन को खुद के ऊपर से हटने का इशारा कर दिया और फिर कहती है, ये सब बकवास बंद करो, मुझे जल्दी से वापस जाना है। तुम अभी फिलहाल मेरा एक कम करो, कोई ऐसी चीज दिखाओ जिससे लगाने से छोटे ठीक हो जाए, कोई जड़ी बूटी कुछ तो होगी। पहले तो उसकी बात सुनकर ड्रैगन को बड़ी मायूसी होती है। उसे लगता है कि सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए आई थी, कम से कम 2-4 महीने ही रुक जाती। लेकिन अब क्योंकि ईशा से वह बहस नहीं कर सकता था और ईशा ने भी पहली बार उसे ऑर्डर दिया था, इसलिए तुरंत काम में लग जाता है और गुफा के अंदर अंधेरों में गायब हो जाता है। ठीक कुछ समय बाद करीब 5 से 6 मिनट के अंदर वह वापस आता है, पर इस बार उसके मुंह में बहुत सारी चीज होती है। उन्हें ईशा के सामने उगलकर उसे एक एक चीजें बताने लगता है। ये लाल वाला है रक्त पुष्प, अत्यंत दुर्लभ। 15वीं साड़ी के बाद तो पृथ्वी पर यह मिलना ही बंद हो गया था। इसके बारे में कई सारी किताबों में लिखा गया है कि इसके इस्तेमाल से किसी भी इंसान के अंदरूनी चोट सिर्फ 2 दिन के अंदर ही ठीक हो जाती है। ये फूल जो कमल जैसा दिख रहा है पर इसमें इतनी सारी पंखुड़ियां हैं, इसे सहस्त्र कमल कहते हैं। इसके अंदर शक्ति है दुनिया के किसी भी जहर को ठीक करने के। प्राचीन लोग तो इसे अमृत की भी उपाधि दे दिया करते थे। ईशा उन सारी चीजों को बड़े ध्यान से देख रही होती है, उनमें से एक भी चीज होनी पहचान पाती, लेकिन फिर उसकी नजर किसी गोल गोल सी चीज पर पड़ती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह तुरंत उन्हें अपने हाथ में पकड़कर पूछने लगती है, ये तो क्लोरा है। उसके बाद सुनकर दूसरी तरफ से तो सवाल ही आता है, क्या कहा आपने, क्या है? ईशा एक बहुत बड़ी मुस्कान के साथ सामने खड़े ड्रैगन को देखते हुए कहती है, क्लोरा, इसकी मदद से तो किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है ना, लेकिन इसका तो विलुप्त में कई हजार साल हो गए। उसकी बात सुनकर ड्रैगन अपना शहर हमें हिलता कहता है, बिल्कुल आप सही कह रही है, लेकिन आपको कैसे पता? उसकी बात सुनकर ईशा के चेहरे से वह मुस्कान गायब हो जाती है और उसे करते हुए कहती है, तुम्हारी मालकिन मैं हूं, तुमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट मैं हूं, तो मुझे नहीं पता होगा क्या? बिल्कुल, वाक्य कैसे बता सकती थी कि उसने बाय चांस इसे टीवी में देखा था फ्लैश होते हुए कि किसी ऐसे दुर्लभ फल के अवशेष पाए गए हैं जिसे संजीवनी की तरह किसी भी रोग या बीमारी को ठीक किया जा सकता था। वह ड्रैगन ध्यान नहीं देता और उसे आगे बताते हुए कहता है, जिसने भी बताया है बिल्कुल सही बताया है, लेकिन इसका नाम दुर्लभा है और यह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। दिल की बीमारी, दिमाग की बीमारी, कैसे भी बीमारी हो, और यह बहुत बहुत महंगा बिकेगा अगर आपने इसे भेजा तो। ईशा एकदम ध्यान से उसकी बातें सुनती है। उसकी बातें सुनने के साथ साथ वह एक और बात सोच लेती है कि घर जाकर पहले इन सारे दुर्लभ जड़ी बूटियां को अच्छे से रगड़ के साफ करेगी और फिर अच्छे से पैक करके रखेगी, वरना इस ड्रैगन ने तो पता नहीं कितने ही सालों तक अपना मुंह नहीं धोया होगा। ईशा को सारी चीज अपने बैग में रखती है। उसे इस तरह से रखता हुआ देख करके ड्रैगन उसे बताते हुए कहता है, इन सब जड़ी बूटियां की उम्र एक बार इस गुफा से बाहर जाने के बाद सिर्फ 15 दिन के रह जाएगी, इसलिए आपको अपने शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा और इन्हें ऊर्जा देनी होगी। ईशा बोलकर तुरंत वहां से बाहर जाने लगती है। उसे इस तरह से हर बढ़ाते हुए जाता देख करके बेचारा उसका पालतू ड्रैगन मायूस हो जाता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था, ऐसा तो होना ही था। ईशा जल्दी से जल्दी गुफा से बाहर निकलती है, बोर हो गई होती है और फिर तुरंत घर की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ घर में अनमोल जाग चुका होता है, बाहर जाकर बाल्टी लेकर गाय का दूध निकालने लगता है। अभी वह बस अपना काम शुरू करने वाला होता है कि उसे जल्दबाजी में घर के अंदर जाती हुई ईशा दिखाई देती है। वह तुरंत उसे टोकते हुए कहता है, अरे तुम कहाँ से आ रही हो? उसकी आवाज सुनकर पहले तो ऐसा थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर जल्दी से लंबी लंबी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत कर दिया और पलट के अपने सामने खड़े अनमोल की तरफ देखती और कहती है, कल दोपहर से मैं बस सो ही रही हूँ, परेशान हो गई थी, छोटे से कमरे में बंद रहे थे, सुबह जल्दी नींद खुल गई तो सोचा पहले चली जाती हूँ, लेकिन थोड़ा देर चलने के बाद ही पसीना आने लग गया, गर्मी है ना। उसकी बात सुनकर अनमोल कुछ नहीं कहता, बस वापस अपने काम में लग जाता है। ईशा वापस अपने कमरे में आ जाती देखते ही देखते हो दिल भी बीत जाता है, रात हो जाती है। जैसे जैसे समय बीत रहा होता है ऐसा भी घबराहट और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस बार उसकी लड़ाई समय के साथ साथ मौत से भी होती है। और सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी ऐसी चीज है, टाल पाना बहुत मुश्किल है। आखिरकार सॉन्ग में जुदा कर दादाजी के पास रात के समय जाती है जब वह सोने वाले होते हैं और उनके बगल में बैठ जाती है।
ईशा को अपने पास जाकर दादाजी खुश हो जाते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, यीशु बेटा तू आज फिर से बचपन की तरह अपने दादाजी के पास सोना है। उनकी बात सुनकर ऐसा थोड़ा मुस्कुराती है, लेकिन फिर दादाजी का हाथ कसकर पकड़कर कहती है, दादाजी ने दिल्ली जाना चाहती हूँ। अनमोल जगह कोने में खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है। अचानक से घबरा जाता है, उसका मन पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। कैसे समझ नहीं आता कैसे अचानक से इस लड़की को क्या हो गया है। पहले 2 दिन से इतनी अजीब हरकतें कर रही है और अभी इसे दिल्ली जाना। लेकिन अनमोल अकेला नहीं होता है जो कि घबरा जाता है, दादाजी भी उतना ही घबरा जाते हैं। और ईशा की तरफ बहुए सिसी कोड़कर चिंता में देखते हुए पूछते हैं, अचानक से तुझे दिल्ली क्यों जाना है? अपनी हालत देखी, तीसरा महीना खत्म हो चुका है, चौथा चल रहा है, ऐसे समय में तो घूमने जाएगी बाहर, और वैसे भी दिल्ली तो उसे अभिमन्यु के साथ जा सकती है, अकेले में तुझे वहां नहीं जाने देने वाला हूँ। जैसा कि ईशा ने सोचा था, लेकिन वह इस बार बहन सोच कर रही थी इसलिए, और दादाजी की तरफ देखते हो कहती है, लेकिन दादाजी आप नहीं जानते, अभी मम्मी के दादाजी आपके दोस्त, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पिछली बार अपने मन में जो चिट्ठी भेजी थी ना, उसने उसने बताया था मेरा, तो तब से मैं जाकर देखने का पहले मैंने सोचा था कि मैं अभी मम्मी के आने का इंतजार करूंगी, फिर आप सोच रही हूँ कि अगर ज्यादा समय बीत गया तो मेरे लिए जाना मुश्किल हो जाएगा, और फिर अभिमन्यु पता नहीं अपने कौन से मिशन में गया है, उसे कितना समय लगेगा किसी को नहीं पता। उसकी बात सुनकर तो दादाजी भी चिंता में पड़ जाते हैं। आखिर अभिनंदन के दादाजी बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों में साथ में कितनी सारी मुसीबत का सामना किया था, लेकिन फिर कुछ सोचकर कहते हैं, अगर अभिमन्यु नहीं पहुंच पाया है, इसका मतलब यही है कि शेखर की तबीयत इतनी ज्यादा खराब नहीं होगी। उनकी बात सुनकर ईशा को अपना मौका मिलता है, वह तुरंत कहती है, बस इसीलिए मैं जाना चाहती हूँ दादाजी, अभी मैं किसी जरूरी मिशन पर गया है, कब लौटेगा नहीं पता, और अगर मैं वहां रहूंगी तो क्या पता उसका भी दिल लगा रहेगा, उसे भी चिंता नहीं होगी। और इसी बहाने में आपके लिए एक अच्छा सा डॉक्टर, आपको तो बहुत पहले मेरे साथ घूमने चलकर अपने आप को दिखवा लाना चाहिए था। उसकी बात सुनकर दादाजी फिर से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ईशा उन्हें बीच में टोकते हुए कहती है, बस अब और आप नहीं बोलेंगे, मैं दिल्ली जाने वाली हूँ, दिल्ली जाकर मैं अभिमन्यु के बालाजी से और आपके लिए भी एक अच्छा सा डॉक्टर ढूंढ लेंगे, और मैं अपना पूरी तरह से ध्यान रखूंगी, वादा करती हूँ आपको टाइम टू टाइम फोन भी करूंगी, बस आप मुझे जाने दीजिए प्लीज। इतना कह दो दादाजी की तरफ देखने लगती है, वही थोड़ी दूर पर खड़ा अनमोल की दादाजी का इंतजार करने लगता है। चैप्टर 37 अभिमन्यु और ईशा के मुलाकात। ईशा के बार बार कहने पर आखिरकार दादाजी हार मान ही लेते हैं, अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने सामने बैठिए अपनी प्यारी सी पोती को देखते हुए कहते हैं, ठीक है तो जा सकती है, लेकिन तुझे याद रखना होगा कि तुम इस बार अपने मन से जा रही है, अभिमन्यु तुझे लेनी नहीं आया, अगली बार मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। इस ईशा हल्का सा मुस्कुरा कर बड़ी ही धीमी आवाज में कहती है, अभी जो मेरी हालत है उसमें यह मिलिट्री टाइप वाली शादी ही अच्छी है, लेकिन हमारी अगली एनिवर्सरी तक जो मेरे पास आपका नाती या नथनी होंगे, तब एक बहुत बड़ी शादी का अरेंजमेंट करेंगे और उसमें मेरा कन्यादान करना होगा आपको। उसकी बात सुनकर दादाजी थोड़ा गुस्सा होते हैं और हल्का सा डांट कर उसे कहते हैं, बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, अब इसमें भी तो किसी और को बुलाने वाली है क्या? फिर दोनों जन एक दूसरे को थोड़ा देर घूमते हैं और फिर एक साथ खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। उन दोनों की बॉन्डिंग देखकर पीछे खड़ा अनमोल भी हंसने लगता है और सोचने लगता है, पागल लड़की, पहले सबको टेंशन दे देती है, फिर सबको खुश भी कर देती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। इन 2 दिनों में ईशा अपना सारा काम खत्म कर लेती है, जरूर का सामान दुकान से खरीद कर लाना, उसके ना रहने पर क्या क्या कैसे करना है दादाजी को समझना, सुबह का खाना बनाकर देने की जिम्मेदारी। वैसे तो उसका मन था कि वह सुनील काका की पत्नी को दे, लेकिन अनमोल कहता है कि उसे बहुत अच्छे से खाना बनाने आता है, इसीलिए फिर खाने पीने का ठेका अनमोल लेता है। इसी के साथ 2 मजदूर और लगाकर उन्हें अनमोल की मदद करने को ईशा कह देती है, और शहर से निर्मल की मदद लेकर के घर में एक फोन फिट कर देती है ताकि वह दादाजी को कॉल कर सके। वैसे तो हर महीने ही दादाजी की पेंशन आ जाती है, और इस समय घर में इतना कुछ खाने को उगा रखा गया है या फिर खरीद के रख दिया गया है, फिर अनाज भी मिलता है राशन के तौर पर, इसलिए खाने पीने की तो कमी बिल्कुल नहीं होगी। फिर भी किसी जरूरत के लिए ईशा घर में 5,000 रुपए दादाजी के पास संभाल कर रखवा देती है। नीरज और उसके परिवार में से कोई अगर दादाजी अनमोल को आकर परेशान करता है तो उनसे निपटने का इंतजाम करते हुए ईशा निर्मल को बोल देती है कि वह हर 2-3 दिन में एक बार देखकर जाया करे। इसी तरह से सारा काम खत्म करने के बाद ईशा सीधा अनमोल के पास जाती है और उसके पास ठीक उसके पीछे खड़ा होकर उसके कान के पास जोर से चिल्लाती है, अमू। अनमोल के हाथ में एक औजार रहता है जिससे वह किसी हीरे की नक्काशी कर रहा होता है, लेकिन अचानक से इतने बड़े झटके के बाद उसके हाथ से गिर जाता है, ठीक उसके पैर पर गिरता है। दर्द के मारे खड़े होकर के अनमोल ईशा को गुस्से से देखने लगता है।
उसके ऐसी शक्ल को देखकर ईशा बेचारों सा मुंह बनाती है और उसे देखकर कहती है, मुझे माफ कर दो अम्मू, मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ना मुझे तुम्हें परेशान करने का मन करता है। और फिर अपने दोनों हाथों से अनमोल के गालों को पकड़कर जोर जोर से हिलने लगती है। अनमोल अपने हाथ का इस्तेमाल करके उसके हाथ को अपने गालों से हटा है और अपने गालों को हल्का सा सहलाकर ईशा के बार बार अम्मू बोलने पर अपनी आंखें घूमते हुए कहता है, मैंने तुम्हें 5000 बार पिछले 3 दिनों में कह दिया है कि मुझे अम्मू मत बुलाया करो, अभी तक तुम्हारे समझ नहीं आया। ईशा अपने 32 के 32 दांत दिखाते हुए कहती है, तुम्हें किसने कहा था इतना प्यार देखने के लिए, तुम्हें अनमोल नाम से बुलाने से मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी बड़े इंसान को बुला रही हूँ, अम्मू कहाँ से, मुझे लगता है मैं अपने छोटे भाई को बुला रही हूँ। ईशा से हार मान करके अनमोल कुछ नहीं कहता, बस अपनी आंखें घूमने लगता है और फिर उसे आगे बोलने का इशारा करता है, मानो कह रहा हूं कि जो बोलना है जल्दी जल्दी बोलो, निकलो। ईशा से कुछ नहीं रहती बल्कि उसके हाथ में 1000 रुपए रख देती है और एक छोटी सी पोटली भी रख देती है। उन पैसों को देखकर अनमोल दंग रह जाता है। ऐसा नहीं था किसने कभी पैसे नहीं देखे थे, लेकिन वह सिर्फ तब था जब तक उसके पापा जिंदा थे। उसके पापा के जाने के बाद कभी किसी ने भी उसका ख्याल नहीं रखा, तो उसे पैसे देने के बाद तो दूर की अनमोल की आंखें लाल हो जाती है। उसकी आंखों को देखकर ईशा को ऐसा लगता है जैसे वह कभी भी रो देगा और इसे थोड़ा शांत कराते हुए कहती है, देखो अब रोना धोना मत करो, ये पैसे मैं तुम्हारे इस्तेमाल के लिए दिए हैं। वैसे तो मैं दादाजी को पैसे दे दिया है और उनकी दवाइयां भी खरीद कर रखती है, और अगर तुम मांगोगे तो दादाजी तुम्हें पैसे देने से मना नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी और मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब मैं ना रहूं तब तुम अपना और दादाजी का ध्यान रखो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने फोन लगवा दिया है, मैं टाइम टू टाइम तुम लोगों को कॉल करती रहूंगी किसी के साथ। मैंने फोन की ठीक बगल में एक पन्ना चिपकाए है, उसे पढ़ने के ऊपर सभी जरूरी लोगों के नंबर लिखे हुए हैं, अगर कुछ भी जरूरत लगे तो फोन कर लेना। खाने पीने की ड्यूटी ले रखी है, तो दादाजी के टाइम पर खाने का दवाई खाने का ध्यान तुम्हें रखता है। इसके साथ ये तो सोने के गने हैं, दादी माँ ने मेरे लिए रखे थे, मैंने देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब इनका मेरे लिए क्या काम, मैं तो तुम्हारे बनाए हुए अच्छे अच्छे गहने पहनना चाहती हूँ, इसीलिए तुम इनका इस्तेमाल करके और अच्छे गने बना सकते हो। जब मैं ना रहूं तब सब चीजों की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसीलिए ध्यान से करना। उसके बाद पर अनमोल अपना सर हिला देता है। इस बार वह ईशा से बिल्कुल बहस नहीं करता। उसे इतना शांत और उलझा हुआ बच्चा बनता देखकर ईशा मन से जाने लगती है, लेकिन अनमोल उसे पीछे से रोकते हुए बुलाता है, यीशु दीदी। उसके मुंह से दीदी सुनकर ईशा के चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल आ जाती है और वह घूमकर उसे आगे बोलने का इशारा करती है, लेकिन इस बार अनमोल उसे वहीं पास में पड़े एक मटके में से कुछ निकाल कर दिखाता है, जैसे देखकर वह दंग रह जाती है। पिछली बार उसने जो ब्लू डायमंड दिए थे उसके बड़े ही सुंदर सकी और नेवी ब्लू में एक एक्सोटिक डिजाइन वाला ब्रेसलेट अनमोल उसके हाथ में रख देता है, जिसे देखकर ईशा हैरान रह जाती है और उसे देखने लगती है। अनमोल जिंदगी में शायद पहली बार थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है, इसे मैंने अभी अभी बनाया है। देखा जाए तो तुम एक तरह से अपने ससुराल जा रही हो, तुमने अपने सारे सोने के गहनों में से ज्यादातर मुझे दे दिया है, इसीलिए पिछली बार के सेट के साथ यह ब्रेसलेट तुमसे हमेशा पहन सकती है, क्योंकि अभी तुम्हारी वह मंगलसूत्र वाली शादी नहीं हुई है बल्कि वह पेपर वाली शादी हुई है, इसलिए मुझे लगता है इतना ठीक रहेगा, वरना मैं तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया चूड़ियां बनाता। उसके पेपर वाली और मंगलसूत्र वाली शादी की बात सुनकर ईशा जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए यहाँ से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ अनमोल का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया होता है और वह सोचने लगता है, चाहे मैं कितनी अच्छा काम क्यों ना करूं, ये लड़के मुझे हमेशा परेशान करती है। ठीक अगले दिन ईशा को जाना था, इसीलिए वह रात में ही पैकिंग करना शुरू कर देती है। अपने साथ ज्यादा सामान ना ले जाकर के वो बस एक बड़ा सा कंधों वाला बैग ले जाती है, जिसके अंदर उसके 3 सेट कपड़े, बैंक का पासबुक, ताकि उसे पैसे चोरी होने का डरना ना रहे। छोटे पैसे लगभग 10,000 रुपया, और जो सारी चीज उसने गुफा में से लाई थी वह सारी चीजें। अपनी पैकिंग खत्म करने के बाद ईशा सो जाती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर ईशा अपने टिफिन के लिए थोड़ा सामान लेती है, फिर दादाजी और अनमोल को एक और बार समझने के लिए जाती है, तो उन दोनों को बिल्कुल तैयार होता देखकर हैरान रह जाती है। और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, दादा उसे रोकते हुए कहते हैं, मैं तुझे छोड़ने आने वाला हूं और इसके लिए तुम मुझे मना नहीं कर सकती। दादाजी की बात सुनकर ईशा बिल्कुल किसी छोटे से बच्चे की तरह मुंह बनाती है और उनकी बात मानकर चुपचाप वह तीनों लोग स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं। ठीक उन दोनों की आंखों के सामने इरशाद दिल्ली वाली ट्रेन में बैठती है। कुछ ही देर बाद ट्रेन चलने लगती है। ईशा खिड़की में से उन दोनों को हाथ खिलाकर बाय करती है। उसकी ट्रेन को जाता हुआ देखकर के दादाजी गहरी सांस छोड़ते हैं और निराश होकर वापस जाने लगते हैं। कत तो दिया उन्होंने कि वह मान गए, लेकिन जब करने पर आई तब उन्हें बहुत दुख हो रहा है।
दूसरी तरह शिक्षा अपने दिमाग में समय को कैलकुलेट कर रही होती है चेतन की उसे पता है भूकंप आने में अभी भी 36 घंटे का समय बाकी होता है। अगर वह अगले 18 घंटे में दिल्ली पहुंच जाए तो फिर ठीक 2 घंटे में आने वाली अरुणाचल एक्सप्रेस को पढ़कर वह सीधा उसे गांव के एरिया में जा सकती है जहां पर यह सब होने वाला है। और किस्मत ईशा के साथ होती है, ट्रेन ज्यादा लेट नहीं होती और ऐसा 19 घंटे में दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली पहुंचकर ईशा सबसे पहले लोकल फोन बुक पर जाकर के अपने घर पर कॉल लगाती है। दूसरी तरफ घर में इस समय खाना बना रहा अनमोल फोन की घंटी बजती सुन करके तुरंत उधर जाता है, लेकिन वहां पर उसकी पहुंचने से पहले ही पिछले 2 घंटे से खड़े होकर फोन का इंतजार कर रहे हैं दादाजी कॉल उठा लेते हैं और एकदम तुरंत कहते हैं, तू पहुंच गई ना बेटा, तू आराम से पहुंचे ना, तूने अपना चेहरा अच्छे से ढका है ना, तुझे पता है ना कि तू पहले जैसी दिखती थी उससे मुझे ज्यादा डर नहीं लगता था, लेकिन जब से तो सुंदर लगने लग गई है तब से मुझे बहुत डर लग रहा है, तुझे अपना ध्यान रखना है खास करके इस हालत में। एक साथ उनकी इतनी सारी बातें सुनकर के ईशा का सर घूमने लगता है, लेकिन फिर भी खुद पर काबू करते हुए दादाजी को बताती है और शांत करती है, हाँ दादाजी मैं पहुंच गई, तभी तो दिल्ली से आपको कॉल कर रही हूँ, मेरे पास फोन थोड़ी ना है। और बिल्कुल सही कहा आपने, मैं पूरे रास्ते पर दुपट्टे से अपना सर ढककर आई थी, कोई भी इंसान की नजर मुझ पर नहीं पड़ी। दूसरी तरफ अनमोल को समझ नहीं आता है कि यह कैसी बातें कर रहे हैं ईशा के दादाजी, आखिर पहले खराब दिखती थी अभी अच्छी दिखती से क्या मतलब है, ईशा तो इतनी सुंदर है, पहले हो कितनी खराब दिख सकती है। हाल चाल लेने के बाद ऐसा फोन रखती है और 1 घंटे बाद अपनी ट्रेन को पकड़ के अरुणाचल प्रदेश के उसे छोटी सी बस्ती के तरफ निकल जाती है जहां भूकंप आने वाला होता है। ठीक 12 घंटे बाद ईशा उससे जगह पहुंच जाती है। स्टेशन पर उतरकर ईशा एक गहरी सांस छोड़ती है और सोचने लगती है, अच्छा हुआ जो मैं समय से 4 घंटे पहले आ गए, अब बस मुझे किसी भी तरह से इस हादसे को इतना बड़ा होने से रोकता है। स्टेशन से बाहर निकालकर एक पेड़ के कोने में ईशा जाकर खड़ी हो जाती है और पेड़ के सहारे एनर्जी खींचने लगते हैं, फिर अपने पॉकेट में से एक लिटो का बीज निकालकर अपने सामने की जमीन में गड़ देती है और फिर अपनी सारी एनर्जी को इस पर फोकस करने लगती है। देखते ही देखे जमीन के नीचे इंसानी आंखों से दूर चारों तरफ मोटे तने जैसे लेट फैल जाती है। डॉट डॉट और एक एक करके अपने हाथ को दूसरी तरफ खींचकर ईशा उन लटों की मदद से जमीन के नीचे कैसा वाइब्रेशन क्रिएट करती है जिससे ऐसा लगता है जैसे कि हल्का भूकंप आ रहा हो और अफरा तफरी में सभी लोग मुझे जगह खाली कर देते हैं। उसे भूकंप के झटके ज्यादा तेज नहीं होते, फिर भी इतने तो होते हैं कि ट्रेन की पटरियां हिलने लगे, जिसकी वजह से उसे जगह पर ट्रेन की आवाज आए को आज के लिए रोक दिया जाता है। इतना सब कुछ होता देखकर ऐसा एक राहत की सांस लेती है, क्योंकि जितना उसे याद था सबसे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ जो भूकंप जिस जगह पर आया था पुलिस स्टेशन का पास का एरिया होता है। बारिश की दर से बहुत सारे लोग स्टेशन के अंदर ही रहते हैं, इसलिए जब भूकंप के झटकों से स्टेशन की बिल्डिंग कोलैप्स करती है तो बहुत मारे जाते हैं। कम से कम अब जब ट्रेन नहीं आ रही है तब कम से कम लोगों की जान जाने का डर रहेगा। इससे ज्यादा वह और कुछ भी नहीं कर सकती। ईशा जल्दी से जल्दी भूकंप के अगले सेंटर पॉइंट की तरफ जाती है। उसे बस उम्मीद रहती है कि अभिमन्यु यहाँ ना हो, और अगर वह नहीं आया हो तो भी बहुत अच्छा है। यह एरिया शहर के पीछे वाला एरिया रहता है जहाँ पर इस समय कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। यहाँ आसपास कई 2-3 ताले की इमारतें भी रहती है। ईशा एक बार फिर से पहले के तरीके से धरती के अंदर ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से घरों के अंदर मौजूद लोग अपना घर छोड़कर खुले मैदान की तरफ भागने लगते हैं। उन लोगों को जाता हुआ देख करके ईशा राहत की सांस लेती है, क्योंकि यहाँ आने में जो उसे समय लगा होता है उसके हिसाब से देखा जाए तो भूकंप आने में सिर्फ 15 मिनट का वक्त बाकी रहता है। कम से कम इस तरीके से लोगों को बाहर करने की वजह से वह बहुत सारी जिंदगियां बचा पाएगी, लेकिन ऐसा बहुत बुरी तरह से थक चुकी होती है। एक साथ उसने इतनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल किया होता है कि अब उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जाता और वह उसी जगह पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ अभिमन्यु और उसकी टीम और समय, अमृत, रोहित ये तीनों भी उसे समय वहां मौजूद होते हैं। वैसे तो ये लोग यहाँ पर एक नक्सली को पकड़ने आए होते हैं, लेकिन अचानक से आए भूकंप की वजह से और लोगों की कमी की वजह से इनके बटालियन के सोल्जर भी एनडीआरएफ के जवानों की मदद करने लगते हैं। बस ये लोग इस समय भूकंप के झटका के बाद खाली मैदान में खड़े लोगों को चेक करने वाले होते हैं कि जैसा कि ईशा ने कहा था। ठीक 10 मिनट बाद भूकंप के और भी तेज झटके पूरे एरिया में आने लगते हैं। अभिमन्यु सुर से चिल्लाकर अपने बटालियन के लोगों को कहता है, जल्दी से जल्दी अपने आप को और आसपास के लोगों को निकालकर खुले मैदान की तरफ भागो। इस बार वाले भूकंप के झटके लगातार 15 मिनट तक चलते हैं। ये झटका इतनी तेज होते हैं कि कई सारी इमारतें बीच में से टूटकर गिर रही होती है और सिर्फ कुछ ही पलों में देखते ही देखते सारी जगह लगभग खंडहर बन जाती है। दूसरी तरफ ईशा के मदद करते हुए अचानक से उसके चारों तरफ मोटे मोटे पेड़ की लतों वाली टहनियां जैसी लकड़ी बिल्कुल किसी की टेंट का शेप ले लेती है, जिस किसी भी चीज के गिरने का या भूकंप के शकों का उससे पर असर नहीं होता। भूकंप के झटके टल जाने के बाद अभिमन्यु अपने बटालियन के लोगों को इंस्पेक्शन के लिए भेजता है। चेक करने को कहता है कि देखो कहीं कोई कैजुअलिटी तो नहीं है या फिर कितने लोग इंजर्ड है।
भूकंप के झटके खत्म होने के बाद लॉकेट चमकना बंद कर देता है और टहनियां की शक्ति गायब हो जाती है और वह सब राख बनकर वही जमीन पर गिर जाती है। ईशा के ऊपर भी टहनियां के राख गिरी हुई होती है। अभिमन्यु थोड़ा और अंदर जाकर चेक करने लगता है, तभी उसके पास अमृत आता है रिपोर्ट लेकर के और उसे सैल्यूट करके आगे की रिपोर्ट बताते हुए कहता है, बहुत ज्यादा लोग नहीं मारे हैं, इनफैक्ट जितने भी लोग को चोट लगी है वह कोई खास गहरी चोट नहीं है और जिन लोगों को थोड़ी सीरियस चोट लगी है उन्हें तुरंत ही मेडिकल कैंप में भेजा जा चुका है। अगर हम लोग यह इमारतें हैं और कंस्ट्रक्शन की बात छोड़ दे तो सिर्फ माल और पैसे की हानि हुई है, जान अभी भी सुरक्षित है। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु को अच्छा लगता है, जितने कम से कम लोगों को इससे तकलीफ हो उतना अच्छा है, लेकिन उससे पहले कि वह थोड़ा आराम करने के बारे में सोच पाता उसे एक साथ सोल्जर की आवाज सुनाई देती है, सर यहाँ पर कोई बेहोश पड़ा है, चेक करना पड़ेगा कहीं से कुछ हो तो नहीं गया। चैप्टर 38 दूसरा अर्थक्वेक। भूकंप में मैं वैसे तो ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई थी, लेकिन इस समय जितने लोग फंसे हुए थे उन्हें सही सलामत निकालना उनकी जिम्मेदारी थी। इसलिए अभिमन्यु ने जब उसे सोल्जर के मुंह से सुना कि कोई वहां बेहोश पड़ा है तो तुरंत वहां जाकर देखने लगा। इस समय काफी तेज भूकंप की वजह से कई सारी इमारत टूटकर गिर गई थी, कई सारी बिल्डिंगों का कुछ हिस्सा गिर चुका था। अभिमन्यु सोल्जर के पास जाकर खड़ा होता है, वह सोल्जर अभिमन्यु को सैल्यूट करता है और एक पेड़ के थोड़ी दूरी पर इशारा करते हुए कहता है, सर वह देखे वहां पर कोई बेहोश पड़ा है। उसे सोल्जर के इशारे के को फॉलो करते हुए अभी मैंने उसे डायरेक्शन में देखा है, दूर से ही देखने से पता चल रहा था कि वह कोई लड़की है। ये देखकर अभिमन्यु उसे डायरेक्शन में जाकर उसे लड़की के पास जाने लगता है, उसके पीछे पीछे वह सोल्जर भी आने लगता है। अमृत जो रिपोर्ट दे रहा था वह भी अभिमन्यु के पीछे पीछे वहां जाने लगता है। कोई मिलजुल कर वह तीनों उसे तरफ जब जाते हैं तब पता नहीं क्यों लेकिन अपनी इतनी सालों की एक्सपीरियंस में पहली बार अभिमन्यु को एक अजीब सी बेचैनी हो रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ वह लोग उधर जाते हैं, वहां पर एक गुलाबी रंग का सूट पहने एक लड़की बेहोश पड़ी होती है। उसे लड़की के बल और दुपट्टे की वजह से उसका चेहरा ढका हुआ रहता है, लेकिन धूल मिट्टी में लिपटा उसका गोरा बदन और दुबला पतला सा शरीर उसे बड़ा ही बेचारा बना रहा होता है। अभिमन्यु वही उसके बगल में बैठकर अपनी उंगलियों से चेक करता है कि उसकी सांस ठीक से चल रही है या फिर नहीं। सब कुछ ठीक प्रकार अभिमन्यु को जो बेचैनी हो रही होती है वह लगभग आधी हो चुकी होती है। अपने जज्बातों पर काबू करते हुए अभिमन्यु खुद को डांटे हुए कहता है, ये किस तरह का व्यवहार है अभिमन्यु, तेरी पत्नी और होने वाला बच्चा तेरा इंतजार कर रहे हो तो यहाँ किसी और लड़की के लिए बेचैन हो रहा है। इतना सोचकर अभिमन्यु की आंखें फिर से पहले की तरह ठंडी हो जाती है। अपनी सर्द आंखों को उसे सोल्जर की तरफ घूमर वह कहता है, मेडिकल टीम से कहो एक स्ट्रेचर ले और साथ ही 2 फीमेल सोल्जर को बुलाओ और इन मैडम को शिफ्ट करो मेडिकल कैंप के अंदर। इसके बाद अभिमन्यु उठ जाता है। थोड़ी देर में जैसे ही अभिमन्यु ने ऑर्डर्स दिए थे वैसे वैसे सारी चीज फॉलो की जाती है और फिर ईशा को मेडिकल कैंप में शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक 1 घंटे बाद ईशा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। इस समय उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पूरे शरीर पर किसी ने बुलडोजर चला दिया। उसका पूरा बदन बड़ी बुरी तरह से दर्द हो रहा होता है, शायद कमजोरी के कारण। इस समय उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह थोड़े खान और पानी की होती है। लेकिन 1 मिनट, इस समय वह है कहां पर? वह तो अभिमन्यु को ढूंढने आई थी ना। अभिमन्यु के बारे में सोचकर ऐसा तुरंत पूरी तरह से अपनी आंखें खोलकर आसपास देखने लगती है। छोटे छोटे स्ट्रेचेबल सिंगल साइज बेड होते हैं, उसके इर्द गिर्द 4 टोटल 8 बेड होते हैं। इस समय आसपास के नजारे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी टेम्पररी बनाए गए कैंप के अंदर है। कई सारे ग्राउंड स्टाफ, एक डॉक्टर उसे जगह पर अलग अलग पेशेंट को चेक कर रहे थे। ईशा को होश में आता देखकर एक ग्राउंड स्टाफ उसे पानी थमते हुए कहता है, देखिए आपको ज्यादा चोट नहीं आई है, बस हो सकता है भूकंप की वजह से आपको शॉक लगाओ, इस वजह से आपको कमजोरी और अजीब सी फीलिंग का एहसास हो रहा है। बाकी कोई भी फिजिकल चोट नहीं है। आप जल्दी से अपना नाम रजिस्टर कर दीजिए और उसके बाद जब आपको अच्छा फील हो तो हम आपकी फैमिली को कांटेक्ट करेंगे। पहले तो ऐसा उनके बात समझ ही नहीं पाती है क्योंकि उसे समय सच में उसके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है। बस अभिमन्यु के बारे में सोचकर वह किसी तरह से हिम्मत करके उठी हुई रहती है। इस समय बस उसे जानना होता है कि भोपाल में अभिमन्यु को कोई चोट तो नहीं लगी। और क्योंकि वह एक मेडिकल कैंप में होती है और देखने से लग रहा था कि इस आर्मी नहीं अरेंज किया था, इसीलिए वह उसे वार्ड बॉय से पूछती है, अभिमन्यु यहाँ पर? लेकिन उसके सवाल के पूरा होने से पहले ही ग्राउंड स्टाफ उसे जवाब देते हुए कहता है, जी आपने सही सुना है, अभिमन्यु कर ही है जो आपके यहाँ लेकर आए। अभी होश पड़ी थी, इसलिए वैसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह इस पूरी बटालियन के और रेस्क्यू टीम के कमांडर इंचार्ज है और जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको हर संभव मदद पहुंचाएंगे, इसलिए अभी आप आराम करिए। ग्राउंड स्टाफ को ऐसा लगता है कि ईशा को अभिमन्यु के डरावनी एक्सप्रेशंस देखकर घबरा गई होगी, इसलिए उसे समझाते हुए बोलता है, फिर वहां से जाने लगता है। डेफिनेशन से पीछे से रोटी है और कहती है, आप क्या मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं तारांकन?
ग्राउंड स्टाफ ईसापुर एक गिलास पानी और देता है। ईशा पानी को लेकर अपना मुंह साफ करती है। धूल की वजह से उसका चेहरा ही नहीं दिखाई दे जाता। वैसे भी उसे देखना था अभिमन्यु का रिएक्शन। वैसे भी इन लोगों के हिसाब से अभिमन्यु एक स्ट्रिक्ट लीडर है जो कि अच्छा है, इसी वजह से तो उनके बटालियन का इतना नाम है। उसे वार्ड बॉय की बात सुनकर ईशा को पता चल जाता है कि अभिमन्यु इस समय तक तो बिल्कुल ठीक है और वह थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, लेकिन अभी भी उसकी चिंता कम नहीं हुई होती है। वह जब तक अभिमन्यु को अपनी आंखों से नहीं देख लेती तब तक उसका दिल करने को तैयार ही नहीं होता है। इसलिए कुछ देर अपनी आंखें बंद करके अपनी एनर्जी को लॉकेट में कंसंट्रेट करने के बाद अपने दर्द को सहते हुए किसी तरह से ईशा खड़ी हो जाती है और बिना किसी को बताया उसे टेंट से बाहर निकलने लगती है। काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद में जब उसे अभिमन्यु दिखाई नहीं देता तब वह निराश होकर दूसरी तरफ चलने लगती है, लेकिन अचानक से उसकी टक्कर किसी के साथ हो जाती है। गुस्से के मारे वह अपने नाक को पकड़ते हुए कहती है, हे भगवान, यहाँ इस खुले मैदान के बीचों बीच दीवार कहाँ से आ गई। आपको भाई का सीन दीवार की तरह लगता है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की होती है दूसरी तरफ से जवाब आ चुका होता है। ईशा अपना सर उठा करके देखती है, उसे वहां पर कई सारी हैरानी भरी आवाज सुनाई देती है, लेकिन इन सब पर इतना ध्यान न देकर इश्क तुरंत अभी अभी जवाब देने वाले रोहित को देखते हुए कहती है, आप अपना सर बना कर क्यों नहीं देखे, तब आपको पता चलेगा कि आपका भाई। लेकिन फिर उसकी बोलती बंद हो जाती है, बिल्कुल उन चार लोगों की तरह जिंदगी बोलते उसे देखकर बंद हो गई थी। सुबह से जिस इंसान को वह पागलों की तरह ढूंढे जा रही थी, पिछले एक हफ्ते से जिसकी चिंता उसे खाई जा रही थी, जिसकी फिक्र में आकर उसने अपने दादाजी से झूठ बोलकर कितनी खतरे भरे इलाके में आई थी, फाइनली वह इंसान उसके सामने खड़ा था। अभिमन्यु खड़ा था। नहीं नहीं, उसका अभिमन्यु खड़ा था। ईशा उसे ऊपर से नीचे तक दिखती है, लेकिन जब वह उसके बदन पर एक भी चोट नहीं देखी है तब जाकर उसके अंदर का डर खत्म हुआ होता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। वही उसकी इस चिंता भरी हरकत को वहां मौजूद लोग कुछ और ही समझ लेते हैं। इतना ही नहीं, अभिमन्यु उसकी हरकतें देखकर पूरी तरह से कड़क एक्सप्रेशंस अपने चेहरे पर बना लेता है। नहीं, दूसरी तरफ रोहित को थोड़ी थोड़ी जलन होने लगती है। आखिर उसके भाई अभिमन्यु की तो शादी हो चुकी है। इतना ही नहीं, उसकी बीवी उसे हर रोज पार्सल भेजती है खाना पीने के लिए, और वह भी तब जब अभी मैंने उसे 2 साल छोटा है। और अब उसने इतने सालों तक सड़े हुए मोटी मोटी चमड़ी वाले लंबे चौड़े हटे कटे आर्मी ऑफिसर्स को देखने के बाद शायद काफी सालों में पहली बार कोई इतनी सुंदर लड़की अच्छी होती है कि उसे देखकर उसके दोस्त भी हैरान रह जाते हैं। भूरी आंखें, घुंघराले कमर तक लहराते बाल, गोरा बदन, गुलाबी होंठ और इसके साथ उसकी आंखों में उड़ती है अच्छाई। डॉट डॉट। लेकिन इतनी सुंदर लड़की भी उसके अभिमन्यु भाई को ऊपर से नीचे तक देख रही होती है। लाशश्रम का कोई इलाज नहीं होता उसे। जितना रोहित सोचने लगता है उतना उसका दिमाग खराब होने लगता है और अपने बगल में खड़े समय को थोड़ा झुककर बड़ी हल्की आवाज में कहते हुए बताता है, भाई एक बात बता, क्या मैं देखने में इतना बड़ा हूँ और बड़ा दिखने वाला हूँ कि जितनी भी लड़कियां आती है सबसे पहले अभिमन्यु को देखते हैं, वह भी तब जब उसकी शादी हो गई है। हम लोग कुंवारे मरने वाले हैं क्या। समय उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर कहता है, देखिए मैडम, हमारे भैया की शादी हो गई है, इसलिए आप प्लीज थोड़ा सा दूर रहिए। उसकी बात सुनकर माया अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और अभिमन्यु को घूमना बंद कर दो फिर 2 कदम पीछे ले लेती है, लेकिन उससे बिल्कुल उलट अभिमन्यु कम से कम 6-7 कदम पीछे होकर जहां समय खड़ा होता है वहां चला जाता है। उसे इस तरह से बर्ताव करता देखकर ईशा को अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उसके ना रहने पर भी चाहे लड़की कितनी सुंदर क्यों ना हो, अभिमन्यु बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। और बुरा इसलिए लगता है कि इतना सुंदर होने के बाद भी अभिमन्यु ने उसे कम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन ठीक ही है, क्यों ना उसे सरप्राइज दिया जाए। इतना सोचकर ऐसा थोड़ा मुस्कुराती है और फिर अभिमन्यु की तरफ घूमते हुए कहती है, वैसे मैंने सुना कि आपने मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहती थी। उसकी बात सुनकर उन लोगों को याद आता है कि यह वही लड़की है जो अभी कुछ समय पहले बेहोश मिली थी और अभिमन्यु ने इसे यहाँ मेडिकल कैंप में शिफ्ट करवाया था। उसकी बात का मतलब समझकर अभिमन्यु अपना सर हल्का सा हिलाकर कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, हमने बस अपनी ड्यूटी निभाई है। आपकी जगह कोई और लड़की होती तो भी हम उसकी मदद करते हैं। अभिमन्यु का मतलब एकदम क्लियर था कि वह बस कट टू कट बातें करना चाहता है और अब उससे आगे कोई और बात नहीं करनी, लेकिन रोहित कुछ और चाहता था, इसीलिए उसने अभिमन्यु की बात पूरी करने के बाद तुरंत कहा, वैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आपके परिवार वाले कौन है। लेकिन उसकी इस तरह से इंक्वायरी करने के कारण और उसके आंखों में ईशा की खूबसूरती के लिए अट्रैक्शन देखने के कारण उसके आसपास जो 3 लोग खड़े होते हैं उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन्हें यही लग रहा कि यह रोहित अब बस इस लड़की के पीछे भागने वाला है। दूसरी तरफ रोहित को भी अपनी पीठ में 3-3 तीर जैसी नजरें महसूस होती है और वह हल्की सी शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहता है, बस मुझे आपका रजिस्ट्रेशन करना था, आपने अब तक करवाया नहीं है ना। उसके सवाल का जवाब देते हुए ईशा तुरंत कहती है, मेरा नाम अम्मू है।
दूसरी तरफ दूर ईशा के गांव में उसके घर में बैठकर चावल भी रही ईशा की असली अम्मू अचानक से चीख मरती है। अनमोल को समझ नहीं आता कि कहीं उसे सर्दी तो नहीं लग गई, पता नहीं क्या आज लगातार 2 बार चीख लिया उसने। ईशा की नजरें अभी भी अभिमन्यु पर थी, भले ही वह रोहित से बात कर रही थी तो क्या अभिमन्यु को और अब ये सब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह पलट कर वहां से जाते हुए एक ऑर्डर सुना कर जाता है। इनका रजिस्ट्रेशन करवाओ और फिर इन्हें आराम करने के लिए मेडिकल कैंप वापस भेज दो। जब उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तब उनकी फैमिली वालों को बता देंगे। उसकी बात सुनकर रोहित समय अमृत तीनों का ऐसा लगता है जैसे उन्हें अभिमन्यु ने मौका दे दिया, इसलिए तीनों ईशा को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उससे कभी रजिस्ट्रेशन के बहाने तो कभी इंक्वायरी के बहाने उसके बारे में पूछने लगते हैं। जैसे कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या खाना है, तुम कैसे रहती हो, कहाँ रहती हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ तुम्हारे रिश्ते कैसे हैं, शादी की क्या प्लानिंग है और पता नहीं कितने सवाल है लोग पूछ लेते हैं। 1 मिनट के अंदर इरिटेट होकर ईशा वास इंतजार कर रही होती है कि कैसे उसे एक मौका मिले और वह इस लेखक से बिना गंदगी होने बाहर निकले। और ईशा को वह मौका मिल भी जाता है क्योंकि थोड़ी ही देर में लंच का टाइम हो जाता है। इस समय इस कैंप में 4 मेडिकल रूम थे जिसके अंदर कम से कम 24 कैजुअलिटी एक साथ रहती थी। जी टेंट में सब लोग खाना खा रहे थे, उसे टाइम में जाकर ईशा इंतजार करने लगती है उसके प्यारे पति के आने का। जैसा कि उसने सोचा होता है ठीक 10-15 मिनट बाद अभिमन्यु एक प्लेट लेकर आ रहा होता है, लेकिन और सामान लेकर उधर आ रहा। अभिमन्यु ने हमेशा सही अपने दोस्तों के साथ खाना खाया था, इसीलिए वह जाकर खाली जगह पर बैठ जाता है, लेकिन फिर भी उस लड़की के 1 सेकंड के लिए भी नहीं बदलती, बल्कि एक बार फिर से अभिमन्यु को घूरने लगती है। त्रिशा घूमकर अपने बैग से एक बॉक्स निकलती है। इस बैग को उसने अपने पास ही रखा था और उसे खोल के अभिमन्यु के सामने रख देती है, लेकिन फिर बाकी सब लोगों को देखते हुए कहती है कि टेस्ट करो और बताओ कैसा है। बॉक्स के अंदर घर में बनाई हुई होममेड भुजिया होती है जो दिखने में बहुत अच्छी लग रही होती है। उन्हें हमेशा सही बेस कैंप के अंदर फीका फीका खान की आदत थी, इसलिए वह लोग तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर थोड़ा से लेकर अपने मुंह में डाल लेते हैं। लेकिन अभिमन्यु कोई कमेंट नहीं करता और नहीं खाता है, उल्टा वह जल्दी से अपना काम खत्म करके आराम करना चाहता था। उसे उठना देख करके ईशा तुरंत कहती है, अरे अब जहां कहां रहे हैं, आपने अभी तक तो इसे चखा ही नहीं। उसकी बात पर बिना रुके बिना घूमे उसे जवाब देते हुए कहता है, मुझे ये पसंद नहीं, आप इसे रख लीजिए 000000। उसकी बात सुनकर ईशा तुरंत उसे डब्बे को बंद करके वापस रख लेती और सोचने लगती है कि आखिर वह कौन इंसान था जिसने अपने लेटर में लिखकर भेजा था कि उसे उसके हाथ का बना हुआ हर खाना बहुत अच्छा लगता है, और वह चाहती है कि ईशा हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया बना करके भेजे और जिसे ये तक लेटर में लिखा होता है कि किस तरह से यह सारी चीज पसंद है। इतना सोचकर ईशा भी तुरंत उठकर अभिमन्यु के पीछे जाने लगती। ठीक 10 मिनट बाद सब लोग खाना खाकर अभिमन्यु पास आते हैं तो वहां पर एक तरफ ईशा और एक तरफ अभिमन्यु को देखकर हैरान हो जाते हैं। रोहित सोच रहा होता है अब क्या हो गया है उनके बीच। अभी मैं जब सबको आता हुआ देखा है तो उन सब की तरफ इशारा करते हुए उन्हें अपने पास बुलाता है। जब वह सब बदलने के पास जाते हैं तब अभिमन्यु ईशा को इग्नोर करते हुए कहता है, तैयारी करो, हम लोग शहर की तरफ जाएंगे, चेक करने जाएंगे ताकि पता चले कि वहां कोई ज्यादा कैजुअलिटी तो नहीं हुई है ना। उसकी बात सुनकर रेशा के चेहरे का सहारा घर गिर जाता है और वह घबराकर अभिमन्यु को देखने लगती है। चैप्टर 39 ईशा और अभिमन्यु साथ साथ। ईशा के मां के घबराहट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा जैसे कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए उसने तय कर लिया था कि अभिमन्यु अब जहां भी जाएगा वहां जाएगी। दूसरी तरफ अभिमन्यु को ईशा बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इस समय उसे बस इस बात का डर था कि कहीं ईशा की वजह से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। उसने बार बार बताया था, उसके दोस्तों ने बताया, लेकिन फिर भी ये लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इतनी बार कहने के बाद भी कि वह शादीशुदा है इसे समझ नहीं आ रहा है। इतनी इंपॉर्टेंट रेस्क्यू मिशन पर भी ये पीछे पीछे छुप छुप कर रही है। अभिमन्यु के गुस्से में होने के कारण उसके आसपास के लोग घबराए हुए थे। आखिर अभिमन्यु के फितरत के बारे में लोग बहुत अच्छे से जानते थे। वैसे तो अभिमन्यु कम बोलता है, जब काम हो सिर्फ तभी बोलता है और दोस्ती फ्रेंडशिप में विश्वास रखता है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तब उसे दिन उन्होंने ऐसा लगता है जैसे यमराज उनके सामने साक्षात खड़े हैं। बड़ी जोर की पिटाई होती है यार। इसीलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर देवता को क्यों गुस्सा आ रहा है। अभिमन्यु को लग रहा था कि कुछ देर ऐसे ही नाटक करने के बाद ईशा वापस चली जाएगी, लेकिन आधा से ज्यादा रास्ता बीत चुका था पर वह वापस नहीं जा रही थी। आखिर में अभिमन्यु का गुस्सा सारी आगे पर कर देता है। अपने बगल में खड़े समय को कहता है, वो जो लड़की हमारे पीछे पीछे आ रही है उसे अभी के अभी वापस जाने के लिए कहो।
समय घबराते हुए अपना सर हमें हिलता है और फिर जिस तरफ अभिमन्यु इशारा कर रहा है वहां जाता है। जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि सच में सुबह जो लड़की उन्हें मिली थी वह उनका पीछा कर रही है, लेकिन वह होती तो लड़की है। इसीलिए इस बात से भले ही समय नाराज क्यों ना हो तो फिर भी बड़े आराम से कहता है, देखिए आप हमारे पीछे पीछे क्यों आए हैं? आपको पता है वहां कितना बड़ा खतरा है? इस समय आपको पहले से ही चोट लगी थी, बेहोश हो गई थी, आपको वापस कैंप में जाकर आराम करना चाहिए। उसकी बात सुनकर ईशा थोड़ा मुस्कुराती है और फिर उसे हल्की सी स्माइल के साथ रहती है, लेकिन अभी तो लगभग शाम होने वाली है ना और इस टाइम पर मेरा वापस इतनी दूर अकेले जाना ठीक नहीं है। और फिर अगर आप में से कोई मुझे छोड़ने गया तो लोग कम पड़ जाएंगे, बेकार में एक बार आने जाने का समय बर्बाद होगा। इतनी में हम लोग कितने लोगों की मदद कर सकते हैं? प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं भी थोड़ी मदद कर दूंगी। ईशा की बात सुनकर समय सोच में पड़ जाता है। सच था, उनमें से कोई भी वापस नहीं जा सकता था इतनी दूर जाकर, और इतनी शाम को एक अकेली लड़की को वापस भेजना भी अच्छा नहीं था, वह 20 जगह पर, जहां इस समय जब ये जगह पर इतना बड़ा भूकंप आया है। इसलिए ये सारी बात समय जाकर अभिमन्यु को बताता है। ईशा की बात सुनकर अभिमानी मजबूरन उन्हें अपने साथ आने की परमिशन तो दे देता है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी रखता है कि वह उन्हें ज्यादा परेशान ना करेगी। खतरे वाली जगह पर पहुंचकर वह लोग रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ईशा बस अपने हाथ में मौजूद घड़ी पर समय देख रही होती है। ठीक जैसा कि उसने सोचा होता है, 10 मिनट बाद धरती हल्के हल्के से झटका देना शुरू कर देती है। अभिमन्यु, जो कि इस समय एक मालवे वाली बिल्डिंग के पास में खड़ा होता है, सबको बाहर जाने के ऑर्डर देता है। ईशा के सामने फिर से वही सपना वाला सीन रिपीट होता है। किस तरह से सब लोग आपस में भागा दौड़ी कर रहे थे और अभिमन्यु वहां खड़ा किसी को निकालकर बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। उसके पीछे की बिल्डिंग, जो कि पहले से ही आधी टूट चुकी थी, फिर से हिलने लगती है। घबराकर ईशा को कुछ भी समझ नहीं आता और वह भागकर अभिमन्यु के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे एक तरफ खींच लेती है। देखते ही देखते थोड़ी देर में बिल्डिंग का सारा मालवा उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। भूकंप ज्यादा देर के लिए नहीं रहता है, लेकिन जितने भी देर के लिए होता है उसमें बड़ी तबाही मचा चुका होता है। समय रोहित और अमृत तीनों बस अपने आसपास का मंजर देख रहे होते हैं। सब कुछ धुआं धुआं हो गया होता है। घबराहट में अमृत, जो कि सेकंड हैंड कमांड होता है, चिल्लाकर ऑर्डर देता है, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और बस की जान बचाने के लिए स्निफिंग डॉग को बुलाओ। कहीं दूसरी तरफ मलबे के नीचे धंसे अभिमन्यु और ईशा शायद बड़े किस्मत वाले होते हैं, क्योंकि बिल्डिंग कुछ इस तरह से गिरती है जिससे उनके स्तर पर चोट नहीं लगती और वहां पर एक कैनोपी बन जाती है। बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर शेप के बॉक्स जैसी जगह पर वह लोग फंसे रहते हैं। जगह इतनी कम होती है कि अभिमन्यु ईशा को उसे इम्पैक्ट से बचाने के कारण इस समय ईशा के ऊपर होता है और उसे घूर रहा होता है। ईशा अपनी पीठ के बाल गिरती है, हालांकि उसे चोट नहीं होती है, लेकिन फिर भी सब कुछ नॉर्मल होने के बाद जो सबसे पहला ख्याल उसके दिमाग में आता है वह होता है अभिमन्यु का। अभिमन्यु को अपने ऊपर सही सलामत खुली आंखों से उसे घूमता हुआ देख करके ईशा को बड़ी शांति मिलती है। वह तुरंत अपने दोनों हाथ उठाकर अभिमन्यु के पूरे बदन को छुपाकर चेक करने लगती है, कहीं उसे चोट तो नहीं है, क्योंकि अगर सच में ऐसा है तो फिर वह अभिमन्यु की मदद कर सकती थी। ईशा का कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी के बाद ही दूसरी बार था जो किसी ने उसे इतना फिजिकली टच किया था। इसीलिए अभी मैं उसका हाथ पकड़ता है, उसके हाथ को उसकी कर के ऊपर करके उसके ऊपर खुद को ठीक से बैलेंस करके उसकी आंखों में घूरते हुए कहता है, कर क्या रही हो तुम? और क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे साथ इस जगह पर फंसने की? शून्य। उसके बाद सुनकर और उसकी आवाज में इतने गुस्से को महसूस करके ईशा थोड़ा डर जाती है। इससे पहले भी अभिमन्यु गुस्से में था, लेकिन उसने उसे इस तरह से बात नहीं की थी। उसे चुप देखकर अभिमन्यु का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह अपनी एक हाथ को उसकी कमर पर रखे और दूसरे हाथ से उसके दोनों हाथों को सर के ऊपर पकड़ के खुद को एक बार फिर से ठीक से बैलेंस करता है और एक एक शब्द चबा चबा कर कहता है, तुम्हें पता नहीं है अभिमन्यु, सक्सेना को ये सारी चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार सवाल पूछने पर जवाब तुरंत चाहिए। उसकी ऐसी आवाज सुनकर अब ईशा को सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन ये सारी चीज उसे रात की याद दिला रही थी जब अभिमन्यु ने गुस्से में उसे डांटा था और उसकी फर्स्ट नाइट उसकी वर्जिनिटी ले ली थी। शायद प्रेगनेंसी की वजह से या फिर इतनी चिंता दिखाने के बाद भी इस तरह से व्यवहार की वजह से ईशा की आंखें भर आती है और वह उन्हें आंसू भरी आंखों से अभिमन्यु को देखते हुए बड़ी धीमी आवाज में कहती है, आप सच में मुझे नहीं पहचान पाए? मुझे तो बस आपकी चिंता थी और कुछ भी नहीं अभिमन्यु जी। उसके बोलने का तरीका और उसकी है आवाज सुनकर अचानक से अभिमन्यु की आंखें छोटी हो जाती है। इस दुनिया में शायद इसके लिए किसी चीज को याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना वह रात थी। उसे रात उसने जितने भी बातें ईशा सिखाई थी, ईशा ने जितनी भी बातें उससे कही थी, उसकी आवाज, उसकी गर्म सांसें, उसकी आहह, सब कुछ उसे अच्छे से याद था। जहां तक कि ईशा के भेजी गई छुट्टियों में भी उसके बात करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसे इस समय ये लड़की कर रही थी। अभिमन्यु ना चाहते हुए भी कुछ तो रोक नहीं पाता और उसे लड़की की आंखों में देखने लगता है।
वही काली गहरी आंखें जो उस दिन उस लड़की की बेगुनाही का सबूत दे रही थी। कहते हैं ना, एक इंसान के शरीर में जो हिस्सा हमेशा सच कहता है वो उसकी आंखें होती है। इस समय वह इंसान कैसा महसूस कर रहा है, अगर पता लगाना हो तो आंखों देखो। उस रात को, उन पलों को, उस क्षण को, सब कुछ अभिमन्यु को महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों उसे लड़की की आंखों में बड़ी ही गहराई से देखते हुए बहुत धीमी आवाज में अभिमन्यु करता है, ईशा, ईशा। अभिमन्यु के मुझे अपना नाम सुनकर पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन ईशा उसे तुरंत अपने दोनों हाथों से गले लगा लेती है और रोने लगती है। लेकिन अभिमन्यु को पीठ पर टच करते हैं, ऐसे कुछ गीला गीला एहसास होता है। इस समय जिस जगह पर वह लगता वहां बहुत अंधेरा था, एक तो शाम का समय था, ऊपर से इतने सारे मलबे के नीचे। लेकिन फिर भी ईशा को समझ में आ जाता है, खून। अभिमन्यु को पीठ पर बहुत तेज चोट लगी होती है। उसे समय ईशा के खींचने की वजह से उसके सर पर वह सारी चीज गिरने से तो बच गई, लेकिन ईशा को बचाने के चक्कर में उसकी पीठ पर जो इतना कुछ गिरा है, इस वजह से उसे काफी चोट लग गई थी। इस समय ये कहना भी बहुत मुश्किल था कि आखिर यह चोट हड्डी टूटने की वजह से लगी है या खरोंचे हैं या फिर कुछ और। अभिमन्यु को चोट लगी है ये बात समझकर ईशा और भी ज्यादा घबरा जाती है। उसके आंसू जो घबराहट के मारे रुक गए थे, बहुत तेजी से बहने लगते हैं। अभिमन्यु की पीठ पर से अपने दोनों हाथ हटाते हुए उसको चेहरे को छूते हुए ईशा पूछता है, कैसी लगी? आप बहुत दर्द हो रहा होगा ना? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको खींचकर दूसरी तरफ कर देना चाहिए था, मेरा अंदाजा गलत था। अब तक अभिमन्यु को पूरी तरह से पता चल जाता है कि यह और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी ईशा ही है। हाँ, उसके लिए यह बहुत बड़ी पहेली होती है, या फिर यूं कहे तो इस समय उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल ही यही होता है कि आखिर उसकी इतनी मोटी आलू जैसी पत्नी, जो कि रात से भी ज्यादा काली थी, सिर्फ 3 महीने के समय में चांद जैसी गोरी और भिंडी जैसी पतली कैसे हो गई। लेकिन इस समय उसका पूरा फोकस शिक्षा को शांत करने में था, इसीलिए अपने सारे सवालों को अपने दिमाग के पीछे फेंककर अभिमन्यु ईशा को शांत करते हुए कहता है, ईशा, मुझे चोट ज्यादा नहीं लगी है, तुम शांत हो, जो मामूली से खरोच है बस। उसकी बात सुनकर ईशा थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है, मामूली सी खरोच? क्या मतलब है? क्या आपका मामूली से खरोच में इतना खून रहता है क्या? उसकी बात सुनकर अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, इस समय जिंदा बच पाना सबसे बड़ी बात है, इतनी सी चोट पर ध्यान मत दो। उसकी बात पर ईशा कहती है, कैसे ध्यान ना दूं? पति हैं आप मेरे और हमारे बच्चे के होने वाले पिता। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट याद आ जाता है और वह तुरंत इतनी छोटी सी जगह में ईशा को ठीक से चेक करते हुए कहता है, बच्चा नहीं हो रहा है? कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कहीं तुम्हें कमजोरी तो नहीं लग रही? तुम बेहोश हो गई थी और मैं तो सुना था कि प्रेग्नेंट होने के बाद में लोग मोटे हो जाते हैं, तुम कैसे हो गई? कहीं कोई बीमारी तो नहीं होगी तुम्हें? हमारा बच्चा को ठीक तो है ना? तुमने मुझे लेटर में बताया क्यों नहीं? अब ईशा पूरी तरह से हल चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिमन्यु के लिए इतने बड़े सवालों की लिस्ट का जवाब देगी कैसे। पता था जो पहली बार अंग्रेजों से मिलेगी तो यही होगा, लेकिन इतने सारे सवाल और उन दोनों के बीच जो भी कुछ हो रहा है वह इतनी छोटी सी जगह पर, ऊपर से इतनी मेहनत करने के बाद भी अभिमन्यु को इतनी चोट लग गई। सच में भगवान जी, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, हर बार नई नई मुसीबतें और प्रॉब्लम मुझे भी दे देते हैं। शून्य। इतना सोचकर ईशा थोड़ा मुंह बनाते हुए कहती है, इतनी बड़ी मुसीबत में हम लोग फंसे हैं, लेकिन आप है कि मुझे सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं। आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने अच्छे से चेकअप करवा लिया था, हमारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ जो मुसीबत वाले 3 महीने होते हैं वह तो कब के निकल गए। शून्य। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु गहरी सांस लेता है, लेकिन फिर भी उसकी कमर का दर्द काम नहीं होता है। पर इस समय अब उसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वह उसके सामने है, उसकी आंखों के सामने लेटी उसकी वाइफ थी। शून्य। आखिर बस एक दिन एक दूसरे के साथ बिताने के बाद भी इतने बड़े खतरे में उसे बचाने के लिए कूद पड़ी। उसके मन में ईशा के लिए बची कुची जितनी भी खटास थी पूरी तरह से गायब हो गई। अभिमन्यु की सरहन को सुनकर ईशा थोड़ा घबरा जाती है और अभिमन्यु को उसकी बाजू से पकड़कर कहती है, यहाँ पर जगह बहुत कम है, अगर आप थोड़ा और उठने की कोशिश करेंगे तो आपको और भी ज्यादा दर्द होगा। एक काम करिए, आप मेरे ऊपर अपना थोड़ा वजन ट्रांसफर करके लेट जाइए और मुझे अच्छे से पकड़ लीजिए। अभिमन्यु से वैसे भी ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसका पैर भी कहीं पर फंसा हुआ था, लेकिन उसने यह बात ईशा को नहीं बताई थी। जितना उसे पता था उसके पैर में कोई हड्डी तो नहीं टूटी है, लेकिन जो जरूर लग गई है। ईशा की बात सुनकर अभिमन्यु कुछ देर सोता है, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, लेकिन हमारा बच्चा? उद्धरण चिन्ह। अभिमन्यु की बात सुनकर ईशा बिल्कुल चौंक जाती है और अभिमन्यु को देखते हुए कहती है, कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गए आप? मैं तो आपको बस खुद के ऊपर बैलेंस करने के लिए कह रही हूं, ताकि आपको कोई क्वेश्चन टाइप का कुछ मिल जाए, इससे आपका दर्द कम रहे। पूरा वेट अपने ऊपर रखने के लिए थोड़ी ना कह रही हो। और आप क्या सोच रहे हैं, हमारा बच्चा आपका ही मेरे साथ यहाँ पर कुछ करने के बारे में तो नहीं? इस समय पूरा अंधेरा होता है, अगर थोड़ी सी भी रोशनी होती है ना तो पक्की बात थी कि ईशा को दिख जाता है अभिमन्यु के लाल कान और उसके चेहरे पर शर्म भरे एक्सप्रेशंस।
ईशा की बात सुनकर अभिमन्यु थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और खुद को ईशा के शरीर के और पास ले जाकर उसके ऊपर थोड़ा सा वेट और थोड़ा अपने हाथों पर ट्रांसफर करके लेटा हुआ रहता है। जैसे ही उसका सीन अभिमन्यु के सीने से टच होता है, उसे गर्माहट के साथ साथ ईशा का मुलायम जिस्म और छोटा सा शरीर छूने का एहसास उसके पूरे शरीर पर दौड़ने लगता है। जगह कम होने के कारण वो अपना सर उठा नहीं सकता था उसे जगह पर, इसलिए उसका सर इस समय ईशा के गर्दन में होता है। उसके बिना भी नहीं, खुशबू पहले से ही जख्मी अभिमन्यु को मदहोश कर रही होती है। चैप्टर 40। ईशा अभिमन्यु को खुद के ऊपर महसूस कर सकती थी। पहले जो अभिमन्यु के गुस्से की वजह से उसका मन खराब हुआ था वह बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसे तो ये भी याद नहीं था कि उसे उदासी क्यों थी। उसे तो इस समय सिर्फ अभिमन्यु का हाथ उसके सीने पर महसूस हो रहा था और लगभग उसका पूरा शरीर उसके ऊपर। एक बार फिर से उसके दिमाग में उसे रात वाली धुंधली धुंधली यादें घूमने लग गई थी। अभिमन्यु उसके चेहरे पर उभरते सारी एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रहा था। पहले उसने इतने ध्यान से देखा ही नहीं क्योंकि अपनी पत्नी के अलावा किसी और को देखना उसे गवारा नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला है कि यह उसकी ईशा है, तब अपनी पत्नी को देखने में क्या तकलीफ। अभी मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ 3 महीने के अंदर ऐसा क्या किया जो इतनी पतली हो गई। 3 महीने पहले जिस लड़की को वह गांव में छोड़कर आया था, अगर उसे चेहरे के साथ इस चेहरे को मिले तो सिर्फ उसकी आंखें मिलती थी और आवाज, बाकी सब कुछ कितना अलग हो गया था। उसके होंठ जो अंधेरे में भी हल्का हल्का गुलाबी लग रहे थे, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। एक तरफ उसे इस बात की खुशी थी कि ईशा असल में इतनी सुंदर है और एक तरफ उसे इस बात के लिए दुख हो रहा था कि पता नहीं ऐसा क्या किया जो इतने कम समय में वह इतनी बदल गई। पता नहीं कौन सा काम करना पड़ा होगा। ये सोचकर अभिमन्यु को अपने सीने में एक अलग से दर्द का एहसास हो रहा था। जाने से पहले उसने ईश्वर उसके दादाजी को बात करते सुना था कि किस तरह से दादाजी को एक ठीक ना होने वाली बीमारी है और इसके साथ साथ उसके गांव में उसके जितने रिश्तेदार हैं वह भी उसे परेशान करते हैं। इसलिए उसने तुरंत वेडिंग सर्टिफिकेट भिजवा दिया था साइन करवाकर, ताकि कम से कम इन सब प्रॉब्लम से तो उसे छुटकारा मिले। लेकिन लगता है इसके बाद भी ईशा को बहुत कुछ सहना पड़ा। इतना सोचकर अभिमन्यु ईशा को पूरी तरह से गले लगाते हुए उसकी गर्दन में अपने सर को छुपाते हुए बड़ी धीमी आवाज में कहता है, बताओ ना ऐसा आखिर क्या हुआ है, तुम इतनी कैसे बदल गई। उसके धर्म सांस ईशा की गर्दन में पड़ने की वजह से उसके पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई थी। लेकिन अभिमन्यु की बात सुनकर ईशा ठीक से समझ नहीं पाते कि आखिर वह क्या कहना चाहता है, इसलिए फिर उससे पूछते हुए उसके सिर पर अपना हाथ रखकर हल्का सा सहलाते हुए कहती है, क्यों, आपको मैं इस तरह से अच्छी नहीं लगी क्या। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु की पकड़ ईशा पर और मजबूत हो जाती है और वह बिल्कुल सख्त आवाज में एक शब्द कहता है, तुम मुझे हर तरह से ठीक लगी हो। पहले भी तुम मेरी पत्नी थी, अब भी तो मेरी पत्नी हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसी दिखती हो या कैसी दिखोई, क्योंकि जब तक मैं हूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर ईशा को ऐसा लगता है कि जैसे वह किसी खंडहर के अंदर नहीं तभी है, बल्कि एक खूबसूरत से गार्डन में बैठी है जहां ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। दादाजी उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभिमन्यु उसके साथ रहकर उसे अलग ही महसूस होता है। ईशा अभिमन्यु के बालों में अपने हाथ फिराते हुए कहती है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं घर में रहकर पहले की तरह आलसी बनाकर सिर्फ खाती नहीं थी, बल्कि रोज ढेर सारा काम करती थी। पहाड़ों पर जाना, लकड़ी लाना, दादाजी अपने लिए खाना बनाना, इसके साथ साथ खेत में काम और भी बहुत कुछ। और इसी बीच मैं एक मेडिकल कैंप भी अटेंड किया था। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि वह ईशा का ठीक से ध्यान नहीं रख पाया। ईशा उसे कितनी बड़ी खुशी दी, जिंदगी भर का साथ देने वाली है, लेकिन वह फिर जब उसने ईशा के मुंह से मेडिकल कैंप सुना तब सवालिया नजरों के साथ उसे देखने लग गया। मेडिकल कैंप। ईशा अभिमन्यु को देखते हुए कहती है, दरअसल मुझे बचपन से ही लोगों को ठीक करने में काफी रुचि थी, लेकिन फिर बाद में पैसों की कमी के कारण मैं वह नहीं कर पाई जो मुझे करना था। लेकिन फिर भी मैं पढ़ना छोड़ नहीं और आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत पढ़ी है, इसलिए मैंने मेडिकल काम भी अटेंड किया ताकि मैं अपना ये सपना मैं पूरा कर सकूं। ईशा के मन में इस समय जो भी आ रहा था वह बोल दे रही थी, क्योंकि वह अभिमन्यु को कुछ नहीं बताना चाहती थी, कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक उनके बच्चे ना हो जाए। लेकिन अगर उसे आगे चलकर अपना इलाज करने का तरीका दिखाना ही पड़ा जो कि वह लॉकेट की मदद से करने वाली है, तो फिर उसके पास कोई जवाब नहीं रहेगा, इसलिए उसने पहले से ही अभिमन्यु को तैयार कर लिया था। ईशा की बात सुनकर अभिमन्यु अपनी चिंता छोड़ देता है। अब तक उन लोगों को उसे छोटी सी जगह में फंसे हुए 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका होता है। ईशा को अभिमन्यु के चोट की बड़ी चिंता हो रही होती है, लेकिन इस समय होते हैं कि वह हल भी नहीं सकते। करो थोड़ा सा भी हिलती तो अभिमन्यु को और दर्द होता। लेकिन पिछले 1 घंटे से खुद को कंट्रोल करते हुए ईशा को अच्छा भी नहीं लग रहा, क्योंकि अभिमन्यु का एक हाथ प्रैक्टिकल उसके ब्रेस्ट को पकड़ा हुआ था। कब से वह कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद अभिमन्यु का मन ही नहीं था हटाने का। इन सब चीजों पर से अपना दिमाग हटने के लिए ईशा अभिमन्यु से बड़ी ही धीमी आवाज में पूछता है, हम लोग कब बाहर जाएंगे।
उसकी बात सुनकर अभिमन्यु उसके माथे को हल्का सा सहलाते हुए कहता है, जाएंगे, एक बार स्लीपिंग डॉग्स आ जाए तो फिर वह लोग हमारी खुशबू को महसूस करके इस बात का पता लगा लेंगे कि हम लोग कहाँ हैं, फिर इस मलबे को हटाने के लिए रेस्क्यू टीम को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसकी बात सुनकर ऐसा एक गहरी सांस लेती है। उसे नहीं पता होता कि अभिमन्यु ये सब सिर्फ उसे दिलासा देने के लिए कहा है। असलियत में तो उसे भी नहीं पता क्या क्या रेस्क्यू टीम को कितना टाइम लगेगा। आखिर यहाँ इतना सारा मालवा पहले से ही था ऊपर से और मलबा गिर गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वह लोग आज यहाँ से निकलेंगे या फिर नहीं। ज्यादा लोगों को चोट ना लगे इसीलिए किसी तरह की मशीन का इस्तेमाल वह लोग कर नहीं सकते। अगर वह अकेला होता तो 3 दिन तक बिना खाए पिए भी रह सकता था, लेकिन उसकी प्यारी पत्नी अभी प्रेग्नेंट थी। वह बिना खाए पर थोड़ी ना रह सकती थी। उसे डर लग रहा था कि शायद ईशा उससे कुछ छुपा रही है, इसलिए वह ईशा से पूछता है, ईशा तुम कहीं इनकंफर्टेबल फील कर रही हो, तुम्हें उल्टी हो जैसा कुछ भी ऐसा लगता है। ईशा नाम सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इस तरह से तुम्हारे ऊपर हूँ, कहीं तुम्हें डर तो नहीं हो रहा है, मगर ऐसा है तो मैं थोड़ा साइड होने की कोशिश करता हूँ। उसकी बात सुनकर ईशा उसके गर्दन पर अपने दोनों हाथ बंधे हुए उसे पूरी तरह से अपने ऊपर लेट देती है। वैसे भी जब से उसने वह लॉकेट पहना था तब से उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई थी। उसे दर्द का एहसास नहीं होता था, चीज उठाकर इधर उधर करने में से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। इसीलिए जब तक वह इस लॉकेट में एनर्जी इकट्ठा कर पा रही थी तब तक उसे और उनके बच्चों को कुछ नहीं होना था। अभिमन्यु के भजन सिंह से कोई फर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी पहले से ही बहुत ज्यादा वेट कैरी करने की आदी हो गई थी। पहले अभी मैं अपने एक हाथ के बल पर खड़ा होकर के आधा वेट एक हाथ पैर और आधा एक हाथ पर रखता था, लेकिन अब उसे अपने पूरे बदन पर ईशा के छोड़ महसूस हो रही थी। उसे चिंता हो गई थी। वही ईशा को देखते हुए कह रहा था, ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा पेट, थोड़ा रुक जाओ। ईशा उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहती है, आपको इस तरह से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि 3 महीने का समय बीत चुका है, इसलिए मुझे या हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। अब थोड़ा 10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, फिर पहले जैसे हो जाएगा। पिछले 1 घंटे से आप 2 हाथ के बल पर लेटे हुए हैं और ऊपर से आपकी कमर पर इतना चोट लगा है। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु आखिरकार शांत हो जाता है और ईशा को पूरी तरह से गले लगाते हुए बीते समय की थकावट को दूर करने की कोशिश करता है। उसे ईशा की नेचुरल स्मेल बहुत अच्छी लग रही थी। इस समय इतने समय की थकावट, पिछले 2 रातों से लगातार जगना, आखिरकार अभिमन्यु का आराम महसूस हो रहा था। अभिमन्यु को आराम से देखकर ईशा अपने हाथ को नीचे वाली जमीन पर टच करती है। उसे इस बात का अंदेशा पहले से ही था, इसीलिए जब वह कोने में खड़ी थी तभी उसने कई सारी लातों के बीज बो दिए थे। उन बीजों की मदद से जमीन के अंदर के रास्ते से होते हुए उनकी जड़ों का इस्तेमाल करके ईशा जिस जगह पर अभिमन्यु के साथ फंसी थी उसके सामने की चट्टान को थोड़ा सा हिलती है। इंसानी नजर इस नहीं पड़ सकती, लेकिन जानवर जिनकी सेंसेस बहुत स्ट्रांग होती है वह बड़ी आसानी से इस चीज को महसूस कर सकते थे। इसलिए अगर स्निफिंग डॉग्स बाहर है तो फिर 2 घंटे बाद वो लोग पक्का यहाँ से निकल जाएंगे। अभिमन्यु ईशा को पता नहीं किस जगह पर खाया देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। एक तो पहले ही उन्हें समय नहीं मिलता है, ऊपर से ईशा ने इस बार उसे जिस तरह से बुद्धू बनाया होता है, उसके दोस्तों के सामने उसकी नाक कट गई होती है। आखिर वह किस तरह से करेगा कि उसकी पत्नी है और क्यों नहीं वह उसे पहचान पाया। इतना सोचकर अभिमन्यु ईशा के कान के पास जाकर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए उसे बड़ी ही धीमी आवाज में कहता है, आज तुमने बहुत बड़ा नाटक किया और बहुत गंदी लड़की बनकर रही, इसीलिए इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी चाहिए नहीं। इतना कहने के बाद अभिमन्यु हल्का सा ईशा के कान पर काटता है और फिर उसे जगह को बड़ी धीमी धीमी और छोटी छोटी किस कर दर्द को कम करने की कोशिश करने लगता है। अभिमन्यु की बात सुनकर और उसके बाद उसने जो उसके साथ किया था उसे महसूस कर ईशा के पूरे शरीर में अलग से बिजली की तरंगे उड़ने लगती है। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगती है। उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है और ऐसी घबराई हुई हालत में वह हड़बड़ी में बोल देती है, आप अब देखिए, मेरे साथ इस तरह से व्यवहार मत करिए। आपके जो दोस्त है वह भी मुझे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए आप थोड़ा संभल के रहिए। अच्छा होता है ऐसा ये सब नहीं कहते। उसके मुंह से किसी और मर्द के बारे में बातें सुनकर अभी मैं क्या अंदर सोया हुआ राक्षस जाग जाता है और इस बार हल्की सी बाइक की जगह वह पूरी तरह से ईशा के गर्दन पर काट लेता है। उसकी स्किन को अपने दांतों के बीच रखे लगभग जब आता है और फिर बड़ी धीमी आवाज में कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, मुझे अपनी चीजें बात नहीं अच्छी नहीं लगती, इसीलिए किसी और आदमी के बारे में सोचना भी मत। ये पूरी जिंदगी तुम्हें अब मेरे साथ ही बितानी है। ईशा अभिमन्यु की डरावनी आवाज सुनकर कब कभार जाती है और अपना सरहा में हिलती है। वही बाहर मौजूद समय और अमृत टीम को लीड कर रहे होते हैं। रोहित स्निफर डॉग्स के साथ इधर उधर ढूंढ रहा होता है। ईशा के जड़ों में जो मूवमेंट की होती है, अचानक से इस मूवमेंट को चेंज करके एक डॉग ठीक उसी कंधार के पास आकर रोकने लगता है जिससे कुछ नीचे ईशा और अभिमन्यु फंसे हुए थे। उसकी ये हरकत देखकर विवेक जल्दी से बात करवाना आता है और जोर से चिल्लाते हुए पूछने लगता है, सर आप अंदर हो ना?
अभिमन्यु जो इस समय अपनी शैतान पत्नी को पनिश कर रहा था, अचानक से रोहित की आवाज सुनकर तुरंत अपना सर उठाता है और पूरी ताकत लगाकर एकदम जोर से चिल्लाते हुए कहता है, बिल्कुल मैं यहीं पर हूं, तुरंत खोदना शुरू करो। उसका ऑर्डर मिलते ही रोहित रेस्क्यू टीम के साथ उसे जगह को साफ करने लगता है। रेस्क्यू टीम जो बड़े बड़े मार्वे के टुकड़े को हटा रही होती है, तब रोहित तुम्हें आराम से करने के लिए बोलता है। वह नहीं चाहता था कि एक बार फिर से कुछ हादसा हो जाए और उसके सर जो भी पूरी तरह से ठीक है, कहीं किसी और बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। थोड़ी ही देर में पूरा मालवा साफ हो जाता है, लेकिन चट्टान हटाने की वजह से अंदर गड़बड़ाहट की आवाज बचाने लगती है। अभिमन्यु डर जाता है कि कहीं कोई पत्थर फिर से तो नीचे नहीं गिर रहा, इसलिए तुरंत ईशा को अपनी बाहों में छुपा लेता है। लेकिन और टाइम पर रेस्क्यू टीम उनकी हेल्प कर देती है और वह लोग एक जाम लगा खतरे से बच जाते हैं। लेकिन फिर भी इतनी कठोर समय से गुजरने के बाद अभिमन्यु ईशा को छोड़ना नहीं है, बल्कि गले लगा कर रखता है। बाकी लोग जिनके लिए अभिमन्यु शादीशुदा था और ईशा एक कुंवारी 18 साल की अम्मू नाम की लड़की थी, उन्हें पहले से थोड़ी सी हैरानी हुई, लेकिन फिर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर मरने जीने की बात पर जो आ गई थी, इतना डर तो स्वाभाविक था। समय रोहित इन दोनों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दोनों बहुत तेज तेज से खांसते की एक्टिंग करते हुए अभिमन्यु का ईशा से दूर हटाने का इशारा करता है। अभिमन्यु ना चाहते हुए भी ईशा से थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ता है। दूसरी तरफ ईशा से दूर होने के बाद जिस तरह से अभिमन्यु को अच्छा नहीं लगता, ईशा को भी अच्छा नहीं लगता है। वह एक बार फिर से जैसे ही अभिमन्यु के गले लगने वाली होती है, पता नहीं कहां से, लेकिन दो लोग उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं और एक साथ सवाल करने लगते हैं, अम्मू जी आप ठीक तो है ना? अगर आपको कहीं तकलीफ हो रही है तो आए चलिए, मैं आपको ले चलता हूं मेडिकल कैंप। बड़ी खुशी के साथ रोहित कहता है, आप मेरे साथ भी चल सकती है, समय भी होता नहीं है, खुशी के साथ कहता है। लेकिन ईशा को इस समय रोना आ रहा होता है, क्योंकि इस समय कोई उसे इस तरह से घुरा होता है जैसे अभी के अभी अपनी आंखों से उन तीनों को भस्म कर देगा। ईशा अपने मन में सोचते हुए अभिमन्यु की तरफ विचारों वाली नजरों के साथ देखते हुए मन ही मन में माफी मांगने लगते हैं, लेकिन उसकी इस हरकत पर अभिमन्यु एक तेरी मुस्कान देता है, जिसे देखकर ईशा भी डर जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।